एक तरह का। ठीक है, भारत के पास कितने जलीय संसाधन है? 4% जल संसाधन है। तो ये भी एक असंतुलन है कि नहीं है? तो भारत के पास विश्व के सकल 6% बोले थे आप? 6 बोले थे, 8 बोले थे? 6 बोले थे। कल हमने 6 बोला था, 10 होने वाला है। कुछ बोलेगा सर, रात में आपने 2% बढ़ा दिया। मेरी देशभक्ति भाई, मैंने बढ़ा दिया था सर 18 और 6%। हाँ ठीक है, चलिए 6 कर दिया मैंने, तुमको याद है, अच्छी बात है सर। ये 17.7 था, लो 0.7 मिले। ठीक है, असंतुलन दिखा रहा हूँ, असंतुलन दिखा रहा हूँ, एकदम अच्छी बात है सर। 6 सर, रात रात मत बढ़ाइए सर, हमारी बहुत बुरी हालत चल रही है सर ऊर्जा में, चिंता ना करो, इसको हम 10 लेकर जा रहे हैं। चलिए हाँ जी, तो जल के मामले में तो मामला और टाइट है कि नहीं है? भारत के जल संसाधन, आज इस पर बात होने वाली, आज इस पर बात होने वाली। तो ये जल आएगा कहाँ से? अगर मैं जल संसाधनों की बात कर रहा हूँ, ये 4%, पहली बात तो एक असंतुलन है, कहीं ना कहीं पर हमारे पास पानी की कमी तो है। इतनी बड़ी आबादी 17.7, ये आबादी को अगर हमें जल आपूर्ति करवानी है, हर घर में नल और हर नल में जल, ये चुनौती है भाई, ये चुनौती है कि नहीं, है ना? तो अब इसको हमें आज बात करें, तो जल कहाँ से रहा है? जल देखें तो जल कहाँ पे है बच्चों? जल नदी में, जल जलाशयों में है। नदी भी सूख गई और जलाशय भी सूख गया, अब कहाँ पर है? जलाशय कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। तो बचता है इंपॉर्टेंट, बचता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्षा, वर्षण। तो जो आप लोगों ने सुना कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जीवन मानसून पर निर्भर है, आज मैं बताना चाहता हूं कि भारत का जल मानसून, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जल आपूर्ति, आप खुद सोच के देखिए। पहले समस्या चुनौती दिखाना चाहता हूं कि समस्या कितनी बड़ी है। लगभग 18% आबादी के लिए, विश्व की लगभग 18% आबादी को केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध हुए हैं। केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध हुए हैं। सभी लोग क्लियर? केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध हुए हैं। सर ग्लेशियर हो गया, लेन हो गया, ठीक है, जलाशयों में है, हिमनद में है, मैंने मान लिया, पर मोटे तौर पर मानसून। पहली चीज तो मानसून की बात करें, ठीक है? तो इस पर बहुत बड़ा दारोमदार है। अब मानसून में हमें कितनी बारिश मिली? मानसून में हमें कितनी बारिश मिली? पहले आपके लिए मैंने क्या रखी, सभी लोग जो लिखते जा रहे हैं, चैलेंज, चुनौती ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्लास का प्रारंभ में किससे कर रहा हूं? चुनौती से शुरू कर रहा हूं कि भारत जैसा देश जिसके पास बहुत एक बृहद क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता केवल 4%, विश्व के 4% जलीय स्रोत हमारे पास है, 18% आबादी को ये देना है। इसकी खपत कहां होती है? कहां पर खपत होती है? बताइए। कंजम्पशन ऑफ वाटर कौन बताएगा? लोगों को खिलाना है ना, खिलाना नहीं, खिलाना है। तो खपत कहां होती है बच्चों? खपत होती है तो आप और मैं पीते हैं, तो हाउस होल्ड, घरों में हो रही। दूसरा, इंडस्ट्री, उद्योग को भी चाहिए, और उद्योग इसके बिना चलेगा नहीं। और खाना कौन बनाएगा भाई बिना पानी के? एग्रीकल्चर, कृषि। और क्या है इसके अलावा? और कहीं पे पानी है? तो धोने के लिए, रोने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए। अगर आपके मन में और कुछ आ रहा है तो मेरे पास एक शब्द है उसके लिए, अदर्स, अन्य। कल को आप भारत के प्रशासन में जाने वाले हैं, भारत के प्रशासन में जाएंगे तो आपको ये बड़ी चुनौती आपके सामने होगी। और जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रशासन में लोग गए हैं, और खासकर ऐसे क्षेत्रों में गए हैं जहां पानी की कमी होती है, वहां एक प्रशासक की बड़ी भूमिका आती है। तो कहां पर यूज हो रहा है? घरों में यूज हो रहा है, पेयजल के रूप में, उद्योग में चल रहा है, कृषि में चल रहा है। और यदि आपको कुछ और याद आया, किसी ने लिखा सर अमीर लोगों के स्विमिंग पूल में, अब अमीर का स्विमिंग पूल ले लो या गरीब का स्कूल का स्विमिंग पूल ले लो, बट कहीं पर तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको हमने किसमें डाल दिया? अदर्स में डाल दिया। जो भी आपके मन में आया हो वो अदर्स में हो गया। ठीक है, चुनौती समझ में आई? तो पहली चीज तो जल संसाधन। सर इसमें लिखना क्या? कुछ नहीं लिखना है, पहले समस्या तो समझ लो, नहीं तो आंकड़ों का कोई फायदा नहीं होगा। और इसमें हम बात करेंगे सर, राइट सर, बेंगलोर की दशा, मुकेश का कहना बेंगलोर की दशा आज बताऊंगा तो आप लगभग रो देंगे, लगभग आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो उसकी भी बात करेंगे। समझ में आया? पानी है कम, मांग ज्यादा। मांग कहां है? घरों में चाहिए, उद्योग में चाहिए, कृषि में चाहिए और बाकी चीजें। ये तो मात्रात्मक है। एक और बात बता दो, तो क्या मैं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं पर जल तनाव दिखाई देता है, वाटर स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? और ये कैसा है? ये मात्रात्मक है, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, डिमांड इज मच मोर देन। अजय निषाद कह रहा है सर आप फैक्ट क्यों रटवा रहे हो? तो पहली बात तो ऐसा कोई फैक्ट हुआ नहीं, 18% 4%। दूसरी बात यह है, अजय निषाद जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको अपनी बात को मनवाने के लिए उदाहरण देना नहीं आता, आंकड़े देना नहीं आता। ठीक है, तो अजय निषाद जैसे चक्कर में तो नहीं फंसेंगे। अभी जो मैंने आप सबके सामने समस्या रखी, आंकड़ों से समझाई तो ज्यादा आई कि नहीं आई? आंकड़ों से समझाई तो आई कि नहीं आई? अजय निषाद को आंकड़ों की कोई वो नहीं है, और अब मौका मिलेगा ना अजय निषाद को, जब वो मेंस लिखेगा, मेंस तक पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा जब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इसलिए यूज हो रहा है। तो अजय बेटा कोई बात नहीं, धीरे-धीरे जैसे और पढ़ते जाओगे, और क्लासेस करते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा इसकी जरूरत होने वाली। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। मुझे एक और चीज भी दिखाई देती है कि एक और स्ट्रेस भी है, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। आपके गांव में तालाब है, आपके गांव में नदी है, आपके आसपास नदी बहती है, लेकिन नदी का पानी तो खराब है भाई, नदी का पानी प्रदूषित है, नदी का पानी पीने जल नहीं है, योग्य नहीं। समस्या हो सकती है, नहीं हो सकती? समस्या हो सकती है कि नहीं? तो कितने लोगों को समझ में आया कि दोनों समस्याएं हैं, ए और बी? अजय निषाद को छोड़िए, आप लोग तो डीएम की तरह सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको अगर अपने क्षेत्र का जल प्रबंधन करना हो तो दो चीजें करनी पड़ेंगी कि नहीं? दो चीजें करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो ये आज की क्लास की शुरुआत है। चुनौती ये है कि पानी कम है और पानी की गुणवत्ता भी कम है, क्वालिटी में भी गड़बड़ है, प्रदूषित है, पेयजल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, और यहाँ पर क्या है कमी।
और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज अप्रैल शुरू हो चुका है, क्या ये मई और जून में समस्या दिखने लगेगी कि नहीं? दिखने लगेगी कि नहीं? तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो जब भी आपके पास भारत के जल संसाधन पे कोई भी बात आएगी, ये 2-3 आंकड़े अगर आपकी जेब में है तो आप अपनी बात को प्रभावी रूप से आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब थोड़ा सा ये भी देख लें कि भाई हमें बताएगा मानसून। क्यों बताएगा मैं बताना चाहता हूँ, और मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा, मैं फिर से आंकड़े दिखा रहा हूँ। ये पिछले सेंसस के हिसाब से है। तो विश्व का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 2%, जल 4% और 17.1 आबादी। वो शोले फिल्म में गब्बर सिंह है ना, गब्बर सिंह कि आदमी 3 गोली, 2 बहुत नाइंसाफी। तो बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? संसाधन कम, आबादी ज्यादा, दोनों के केस में तो हमें कौन बचाएगा? हमें बचाएगा वर्षा। अब वर्षा में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वाला प्लीज, ये एक डेटा, तीसरा डेटा जो आप लोग याद करेंगे। भारत के पास साल भर में 116 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अभी मैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 फैक्ट दिए आपको। भारत की आबादी 17 से 18% के करीब चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 17 से 18%, क्षेत्रफल इतना ही है, पानी इतना है, ये हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ हमें बचाएगा कौन? वर्षा बचाएगी 116 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता कितने लोगों को 116 सेंटीमीटर समझ में आया। 116 सेंटीमीटर, सोच के देखिएगा। एक टैंक लेते हैं जिसका साइज भारत के आकार का एक टैंक लेते हैं। भारत के आकार का बच्चों एक टैंक ले रहा हूं और इस टैंक में वर्षा करूंगा तो कितना भरेगा? जल्दी से बताइए मुझे, कितना भर जाएगा? साल भर में कितना भर जाएगा? मनीष राज कह रहे हैं एवरेज 116 सेंटीमीटर, तो बेटा साल भर में टैंक कितना भरेगा? जल्दी से बताइए सर। ये साल भर में ये इतना भर जाएगा। कितना? 1.16 मीटर। ये तो बहुत होता है भाई। सोच के देखिए, पूरे के पूरे साल में 1 मीटर पानी, ये बहुत बड़ा है। इसको मैं कहूंगा प्रकृति का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग, प्रकृति का आशीर्वाद। बहुत से देशों को नहीं मिलता भाई इतना। हर साल 1 मीटर से ज्यादा पानी भारत रूपी टैंक को भर देगा। तो अभी जो मैंने कहा था कि भाई समस्या बहुत खतरनाक है, समस्या बनाई थी ना तनाव वाली समस्या बनाई थी। समस्या है, डीएम के पास समस्या है, लेकिन हमारा डीएम मुस्कुराएगा जब उसे पता है कि भाई वर्षा तो आएगी, वर्षा आएगी। अगर समझदार होगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में भाई 1 मीटर पानी बहुत होता है। सोच के देख लीजिए आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी, 1 मीटर कितना होता है? ठीक है, तो ये बहुत सारा पानी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे डीएम साहब को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये असमान वितरण है भाई, इसका है या नहीं? असमान वितरण। सर क्या राजस्थान में भी 116 गिरेगा? अरुण शर्मा ने एकदम कह दिया, सही बात है भाई, राजस्थान में नहीं गिरेगा। राजस्थान में तो ये 25 सेंटीमीटर ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 140 सेंटीमीटर चला जाएगा। असमान वितरण है कि नहीं? है नहीं है? जल्दी से बताइए, है या नहीं है? इसके अलावा भी एक और असमान वितरण भी है। क्या ये पूरे वर्ष मिलता है? जल्दी से बताइए, क्या ये पूरे वर्ष मिलता है? हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे, हाँ या ना? नहीं। तो भाई समय में भी असमान है, स्थान में भी असमान है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ, मतलब मेरा थोड़ा दुख हुआ ऊपर के अभी कि यार किसी ने पूछा सर भारत का टैंक कितना बड़ा है। अरे बात बताइए, जब मैंने भारत की क्लासेस लेनी शुरू की, सभी लोग बताइए मुझे, जब मैंने भारत की क्लास लेनी शुरू की, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, सबसे पहले देश का आकार बताया था कि नहीं बताया था? और क्या देश का क्षेत्रफल बताया था? 32.87, जिसको मैंने कहा 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? अब देखो, किसी ने कहा सर आंकड़ों की जरूरत क्या है, आज देखिए कितनी मुश्किल काम कर रहे हैं हम। उस दिन में बताया था, पहले दिन बताया था। और मैं आपको बता दूं, 33 लाख में से अगर ये जो बच्चे कोई लिखा है सर 32844243, वो याद ही नहीं करना, 33 लाख के करीब रखा हुआ था। और अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में 11 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में पानी की शॉर्टेज, मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो एकदम से दिमाग कहेगा यार 11 लाख कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन 33 का 11 मतलब 1/3 भारत में समस्या है। तो सोचो, फिर से बता रहा हूं आंकड़े क्यों दिए गए हैं। और सोचो, वो जो पहली क्लास हम कनेक्ट नहीं कर पाए, अभी भी हम कह रहे हैं कि भारत का टैंक कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, मुन्ना कि तुम पहली क्लास ही भूल गए। सोच के देखिए, ये अगर नीचे का एरिया है, इस एरिया का टैंक कितना भरेगा? 1 मीटर से ज्यादा पानी है भाई, है कि नहीं? क्लियर? सिद्धि लोवंशी प्लीज प्रीवियस क्लासेस कर लीजिए, क्लास के बाद इतनी करिए, सब आंसर पहली क्लास में हो चुका है। तो भाई इतने में पानी आएगा सर, याद आ गया सर 33 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह के टैंक को ऐसे बर्बाद मत करिए सर, टैंक कितना बड़ा होगा, क्या होगा? अरे कल्पना भाई, कल्पना, ये दिखाने के लिए कि हमारा डीएम मुस्कुरा क्यों रहा है। लेकिन डीएम को भी पता है कि भाई ये आसान नहीं है, यहाँ पर एक चुनौती है। चुनौती क्या है कि भाई राजस्थान को कम मिलता है, बंगाल को ज्यादा, तो इनमें भी समन्वय करना होगा। एक बात बताइए, अगर आप भारत के नीति निर्धारक होते तो क्या आपके दिमाग में कहीं पर ये नहीं आता यार ऐसा नहीं हो सकता राजस्थान और पश्चिम बंगाल को जोड़ दें, यहाँ पे कमी, यहाँ पर वो आएगा कि नहीं आएगा? आपके दिमाग में आता है। तो यही आजादी से पहले बहुत से लोगों को ख्याल आया, ये जो आज आपसे बात कर रहा हूं, टॉकिंग टू यू इज द बेसिस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम। इन नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रोग्राम आजादी से पहले का है। इसे दस्तूर प्लान कहा जाता है। श्रीमान दस्तूर ने कहा यार इसको जोड़ देते हैं। अंग्रेजों ने भी ये सोचा हुआ था कि भारत की नदियों को जोड़ देंगे, भाई पानी की तो कमी नहीं है, इतना पानी आता है, नदियों में है, हिमालय में है, सब में रुका हुआ है, क्यों नहीं आएगा? अगर जोड़ दें तो दस्तूर प्लान, इसे गार्डलैंड प्लान भी कहते हैं। आज इसी पर बात होगी। जो भी सोचने वाला छात्र क्लास में बैठा हुआ है एकदम सोचेगा पानी का आशीर्वाद तो मिला है, पानी का आशीर्वाद तो मिला है। अगर इसको कहीं पे जोड़ दिया जाए तो आपको लगता है राजस्थान में सतलुज नदी से, हरिके से इंदिरा गांधी नहर जो लाई गई, वो किस सोच में लाई गई? आप आज सोचिए, आज क्लास में बैठे, लेकिन आपके सामने भारत के जो प्लानर्स के दिमाग में होगा जो मुस्कुराहट होगी, आप देखिए कि क्यों कनाल बनाई जाती है। समझ में? ठीक है। और ये जो चीन पे कब्जा और ये सब करें, प्लीज क्लास में ध्यान दो, ये यूट्यूब की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है।
हम इसकी आलोचना करेंगे, बट मैंने कहा कि आपके दिमाग में आता है कि ये नदियां जोड़ी जाए तो क्यों जोड़ी जाए, ये पानी को जोड़ा जाए। ठीक है, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, चलिए यहाँ तक आ गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा पूरे दिल से पढ़ा, पूरे दिल से पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर मेरे तो क्लास नहीं चल रही। तो एक बाधा है कि नहीं, एक बाधा है कि भाई क्लास नहीं चल रही, किसी का इंटरनेट स्थिर नहीं है, वो नहीं है, वो यहाँ पे मजे ले रहा है चाइना के लिए। वो क्या कह रहा है कि चाइना पे कब्जा कर लूंगा, चाइना पे। आपको पता है जुबान कैसे करके बैठे बैठे चाइना पे कब्जा कर लेते हैं, इनकी वजह से इतनी सोच है। ऐसे लोगों को नहीं बनाएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ऐसे खतरनाक लोग नहीं जाने वाले। लेकिन बात यह है, सचिन सर जो भी पढ़ाए, अगर सचिन सर 10 इकाई भेजते हैं तो क्या पूरी क्लास 10 इकाई पकड़ती है या छोड़ती है? छोड़ भी देगी ना, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तो आप ये समझिए कि प्रकृति ने ये तो दी है, बट क्या हमें पूरा मिलेगा? क्या हम पूरा यूज कर पाएंगे? दूसरा विचार जो मैं आपके पास देना चाहता हूं, पहला विचार ये है कि अगर ये असमान है, अगर कुछ समय पे आती है कुछ समय पे नहीं आती, तो भाई बता के रखो, जल संचय करना चाहिए। मतलब हमें स्टोरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें इसको कहीं पे लिंक करना चाहिए। लिंक मतलब इनमें जल के जोड़ बनाने चाहिए, ये भी समझ में मुझे आता है। और तीसरी चीज मुझे समझ में आती है कि भाई ये जो आ रहा है, ये समय के साथ बदलेगा, तो इसका प्रबंधन भी होना चाहिए, मैनेजमेंट जरूरी है। तो आज जो बातें करने वाला हूं उसमें डेटा आएगा, डेटा से घबराना नहीं है। और मैनेजमेंट क्यों करना है? क्योंकि भाई मिनिमम वेस्टेज मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दक्षता के साथ, कि भाई वेस्ट भी नहीं करूंगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आ गया पानी, ये तो कैसे होगी? कुछ लोग ये लिखना चाह रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं लिखना, जो बताया सिर्फ उतना अपना काम करना। अब 70% ऑफ इंडियाज यूजेबल वाटर इज सरफेस वाटर। अब ये बहुत बड़ी बात बताई कि पानी जो होता है, पानी सतह पर भी होता है, पानी में भी तो 70% ऑफ इंडियाज यूजेबल वाटर इज सरफेस वाटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया को कितना मिलता है? इंडिया को मिलता है 1.16 मीटर। कितने बड़े टैंक में? 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो उसको हमने वॉल्यूम में निकाला, उसका हमने आयतन निकाला। तो इंडिया को कितना मिलता है? आयतन कोई लिखना चाहता है तो मैं भी बता दूंगा क्या लिखना है। तो भारत को पर वर्ष कितना पानी मिलता है? भारत को पर वर्ष मिलता है 4000 BCM। ठीक है, ये तो एरिया हुआ, लिखिएगा इसको। इंडिया रिसीव्स अराउंड 4000 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रॉम रेनफॉल। भारत में वर्षा से 4000 अरब घन मीटर जल प्राप्ति होती है प्रति वर्ष। ये डेटा हमेशा याद रखना है। ठीक है, प्रति वर्ष हमें याद रखना है। अब ये मत करिएगा 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनटू 1.16 मैंने गुणा कर दिया, वो मैंने आपके गुणा कर दिया। एरिया से वॉल्यूम कैसे निकलती है? एरिया से हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, ये हमें मिलता है। लेकिन इसमें दो चुनौतियां हैं। पहला इसका लगभग 75% केवल मानसून में आता है। कितने महीने? 4 महीने में। पहला तो क्या हो गया? 75% आ जाएगा 4 महीने में आ जाएगा, तो यानी केवल 25% बचेगा 8 महीने के लिए। शॉर्टेज होगी, समय में समझना है, साथ में लिखते जाएगा, ये डेटा लिखते जाएगा, आपके उत्तर में मदद करेगा, आपकी समझ में मदद करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि 4000 आता है और उसके बाद क्या है? ये 75% इतने में आता है। ठीक है, उसके बाद इसका बहुत सारा लॉस होता है। सो 75% कम्स इन 4 मंथ ओनली। तो जो समस्या है उसको लिखवा भी रहा हूं। ठीक है, चलो अगर आपको अच्छा लगे तो टॉपर्स के नोट्स शेयर करिएगा, दिखा दूंगा कि वो इसको कैसे नोट्स में बनाते हैं, वो भी आप सबके सामने दिखा। तो 75% मानसून में आता है, पहली समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या वेस्टेज की बात नहीं, वेस्टेज नहीं कहना चाहिए, मैं कहूंगा लॉस ऑफ वाटर। इस वाटर का लॉस भी होता है। कैसे? वाष्पन मतलब इवेपोरेशन हो जाएगा कि नहीं? उसके बाद प्रवाह फ्लो हो जाएगा, बाढ़ आ गई तो ये सारा हो गया, मैं संचित नहीं कर पाया। उसके बाद कहां पर है? मृदा में नमी है, सॉइल मॉइस्चर। सो अब बड़ा फैक्ट दे रहा हूं, केवल 50%, उससे भी कम ही वास्तव में प्राप्त होता है। ठीक है, केवल 50% ही वास्तव में प्राप्त होता है, बाकी तो क्या हो जाता है? बाकी का तो लॉस हो जाता है। तो हम एक बार को खुश हो गए थे, कितना हमें मिल रहा है? हमें मिल रहा है 4000 अरब घन मीटर। लेकिन भाई ये तो लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी हमें कमी लग रही है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। मेरी एक छात्रा थी, वो गई कौन बनेगा करोड़पति में। उन्होंने मुझसे कहा कि सर अगर कोई डाउट होगा ना तो हम आपको फोन करेंगे। तो उन्होंने हमारा नंबर दिया, ये दिया। उसके बाद वो कुछ इनाम की राशि भी जीती। मैंने कहा बहुत मुबारक, तुम तो बहुत सारा पैसा जीत कर लाई। बोली सर पैसा तो जीते हैं, लेकिन 1/3 कहाँ चला गया? टैक्स में चला गया। 1/3 तो काट के देते हैं, वो टैक्स लग जाता है। उसी तरह से समझ लीजिए, जितना भी पानी आएगा वो टैक्स में कट जाता है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो अब मैं इसको आंकड़ों में दिखाना चाहता हूँ, आपको चिंता नहीं करनी, आंकड़े पहले सामने आने दीजिए। आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े कहाँ पर? पहले मैं आंकड़े दिखाता हूँ आपको। ये तो कितना कुल आता है? 4000 100%। मानसून में कितना आ जाता है? 75%। तो 75% तो 4 महीनों में आ गया, तो एक संतुलन आ गया। अच्छा, अब इवेपोरेशन में लॉस हो जाएगा, सॉइल में लॉस हो जाएगा। तो 4000 में से बच्चों हमें कितना मिलेगा? नदियों में 1869 46.7%। मैंने लिखा है 50% से कम आएगा। इस डेटा को लिख सकते हैं जो बॉक्स रखा है आपके लिए। 4000 मिलता है, 4000 में से 3000 तो एक ही मौसम में आता है। उसके बाद भी हम बहुत कुछ इवेपोरेशन में लूज कर देते हैं, सॉइल वाटर में लूज कर देते हैं। तो कितना गया? केवल 1869। ये कहां पर है? हमारी नदी व जलाशयों में। तो कितना मिला बच्चों? एक डीएम को पता चल गया कि भाई 50% भी नहीं मिलेगा। मनीष आज कह रहे हैं 2000 बिलियन क्यूबिक जो है 50 होता है। तो मनीष बिल्कुल सही कह रहे बेटा, मैंने कहा 50 से भी कम। तनुजा कुमारी कह रही है सर इवेपोरेशन में लॉस कैसे हो रहा है? तनुजा कुमारी को क्या आप पी सकते हैं? आप जो समझिए कि गर्मी है, जून का महीना है और जो भी पानी था वाष्पित हो गया, हवा में हो गया, आपको प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? तो क्या आपके लिए पीने के लिए उपलब्ध है या नहीं है? ये सुनो, सोच के देखिएगा सभी लोग, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास पानी तो है, लेकिन ये पानी 50% से भी कम आएगा। अब एक बात बताइए,
पृथ्वी में हर एक बूंद नदी का पानी, हर एक बूंद तालाब का पानी, क्या आप और मैं, क्या कहीं पर भी भारत का प्रशासन उसे यूज कर पा रहा है? जल्दी बताइए। अभी तक आपको समझ में आया? भाई 4000 मिला है, भारत के जो है वो तो है ही है, हमारे पास कमी है, 4% ही मिला है हमें, विश्व का 4% जल मिला है, हमारे पास एक वरदान है, ऊपर से बारिश होगी, बारिश में का जो पानी है वो भी हमें कितना मिला भाई? 4000 मिला था, लेकिन 1869 अगर आप याद नहीं कर सकते 50, अब मेरे नदी में बह रहा है, नदी में भी बह रहा है और तालाब में भी है, क्या ऐसा है कि मैं हर एक बूंद पी लूंगा? नहीं, वो भी नहीं है, तो यानी नुकसान भी होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं भाई 1869 भी नहीं होगा? तो फाइनली कितना है? ये है भाई। चलिए डेटा आप कहां से लाए? ईडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा लाया। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से भारत के पास 4000 क्यूबिक में से कितना मिलता है? 28.1% मिलता है, जो कि 1123। जितने भी लोगों को याद करने में डर लगता है कि सर हम याद कैसे करेंगे, तो भारत के पास, आसानी से बता रहा हूं, भारत के पास कितना जल? विश्व का 4% जल, साथ में आशीर्वाद कितना? फिर से 4 आ गया, 4000 का आशीर्वाद, उसमें से कितना यूज कर सकते हो? आसान नंबर है, 1 1 2 3, उसके बाद 4, गिनती कर लीजिए, 1 से 4 की गिनती हमेशा के लिए याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। भारत को कितना पानी मिल रहा है? 4% वहां से। वर्षा से कितना हम यूज कर सकते हैं? 1 1 2 3, कुल कितना आया था? 4000 आया। आसान हो गया, फिगर आसान हो गया। इसके बाद फिर अगली पड़ाव पे जाएगा, क्लास भी होने वाली है यहां से, ठीक है? याद हो गया सभी लोगों को? यहां पे याद हो जाना चाहिए, भारत के पास 4% जल है, 4000 बीसीएम पानी आता है, 4000 बीसीएम पानी आता है, उस 4 में से कितना? 1 1 2 3। डन, फिगर आसान थी इसलिए लेकर आया हूं, तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है? अब ये जल कहां पर है? ये जो जल है अब हमारे पास वास्तव में प्राप्त होता है, और इसके बाद उपभोग योग्य केवल 1 1 2 3 बीसीएम। यूजेबल पोटेंशियल, अंग्रेजी वाले भी लिख रहे हैं, यूजेबल पोटेंशियल इज ओनली 1123 बीसीएम। आसान रहेगा, 4 1 1 2 3। रुकन कुमारी कह रही है किताब में 1 1 2 2 दिया हुआ है जी, 1 1 2 2 लिख लो, 1 1 2 2 3 लिख लो, मैंने बता दिया, मैं घर से नहीं लेकर आया, सेंट्रल वाटर कमीशन से लेकर आया। याद होगा सभी लोगों को? याद हो गया। अब ये कहां पर है? ये मूलतः सतही प्रवाह में होता है, सतही प्लस भूजल में बट जाएगा, क्या होगा? बटेगा। तो लगभग आधा घंटा हो गया बच्चों क्लास में, क्लास को लगभग आधा घंटा हो गया एक आंकड़ा याद करवाने में। आंकड़ा यह है कि भारत के पास 4% जल, उसके बाद जो बाहर से आएगा वो है 1 1 2 3, जो सतही जल और भूजल में बट जाएगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? और ये किसी भी डिबेट में, किसी भी निबंध में, याद रखिएगा, किसी भी डिबेट में, किसी भी निबंध में ये डेटा यूज कर सकते हो। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 2020 21 22 23 का मेंस देख लो, जीएस का 2021 22 23 का मेंस देख लो, पिछले 4 साल का 20 से ले लो, कम से कम 2 क्वेश्चन इसी का है, 2 क्वेश्चन इसी पर आए हुए हैं, चेक कर लेना, पेपर 1 में आ जाएगा, नहीं तो पेपर 3 में आ जाएगा। पेपर 1 क्या है? भूगोल है, और पेपर 3 क्या है? पर्यावरण और अर्थव्यवस्था है। पक्का आएगा, पक्का आएगा। तो इसलिए थोड़ा समय लिया, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए मैं चाहता था कि हो जाए, और आप लोगों से डरना नहीं है। जैसे हमने देखा था किसी छात्र ने कहा सर आप क्यों लटवा रहे हो, देखिए परीक्षा में काम आएगा, आप किसी वजह से क्लास में आए हो सकते हैं, तो उसका अलग कारण हो सकता है, ठीक है? कामनी वर्मा कह रही है 1 1 2 3 विश्व का कितना है? कामनी वर्मा देखो, गणित तुमको आता है, विश्व का 4% हमारे पास, फिर 4% उसमें हमने ये जोड़ दिया, तो लगा लो विश्व का क्षेत्रफल निकालना, विश्व के क्षेत्रफल से फिर वर्षा करना, और गणित में पीएचडी कर लिया, ठीक है? गणित के वैकल्पिक विषय भी ले सकती हो, है ना, जो समझ में आता है वो है नहीं, बाकी सब में। बट ये भी हो सकता है मशहूर होना चाह रही हूँ, बहुत दिन से किसी ने हेलो नहीं बोला है, तो बोला चलो सचिन सर की क्लास में बीच में ही छेड़खानी कर लेते हैं, फिर सचिन सर संभाल लेंगे। बिल्कुल मैंने संभाल लिया बेटा। हाँ जी, अब हम आगे किस पर? सतही जल पे। अब सतही जल पे लोग मेरी जान खा रहे हैं, अरे सर नदी नहीं पूरी कराई, नदी नहीं पूरी कराई, नदी नहीं पूरी कराई, सचिन सर बीच में छोड़ दिए, बीच में छोड़ दिए। आइए नदी कर ले, कहाँ तक कर लिए थे? कृष्णा गोदावरी तक हो गई थी भाई लोग, कावेरी पे आ जाए। कावेरी ये बताया था, माँ कावेरी सेवा करना चाहती थी, ठीक है, और अगस्त मुनि के कमंडल से निकल के सेवा कर रही है, ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? ऐसा बताया था ना, ठीक है? तो कावेरी नदी पे वापस आ जाते हैं। कावेरी वो सब नदियों पे आ गए, बिल्कुल नदियों पर आ गए। क्यों नदियों पर आ गए? इसलिए कारण है ये जो हमारा पानी है बच्चों, सरफेस वाटर रिसोर्स, मुख्य रिसोर्स जो आपका मेरा पानी है, क्या है? मुख्य रिसोर्स है। और इसमें नदी आती है, नदी के बाद झील आती है, तालाब आते हैं, टैंक आते हैं। नदियों की जहां तक बात है, नदी जो है हमारे जो भारत के जल के प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत में 12 मेजर नदियां हैं और 46 माइनर नदी बेसिन है, और बहुत सारी नहरें बनाई गई, टैंक, पॉन्ड, ये सारा किया गया है। क्यों किया गया है? अब तो आप सब जानते हैं। अब तो आपको थोड़ी देर के लिए मैंने डीएम बना दिया था कि भाई पानी है लेकिन उपलब्धता जो है सुनिश्चित नहीं हो रही है, वाटर इज देयर बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें उसको स्टोर करना होगा, इसलिए बनाई गई झीलें, तालाब, नहर, ये सारी की सारी चीजें बनाई गई। लगभग 10,360 नदियां हैं, करनी तो नहीं 10,360, अगर करने बैठ गए तो एक तो जीवन तो कम पड़ जाएंगे। उसकी जगह तो मैं कहूंगा भगवत गीता पढ़ लो, हो सकता है मोक्ष मिल जाए, मोक्ष ज्यादा भैया नदियों को याद करने की जगह। तो ये मैं पहला चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? तो हम वापस आ गए नदियों पर, जो लोग दुखी थे। तो कावेरी की हमने बात की थी, तो कावेरी वैसे तो अगर देखा जाए तो हमने बताया था आपको कि ये प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय मौसमी होती है ना? प्रायद्वीपीय क्या होती है? मौसमी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लगभग वर्ष भर प्रवाह होता है इसमें, लगभग वर्ष भर प्रवाह। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज नियरली पेरिनियल। इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूं बच्चों, नियरली पेरिनियल क्यों है? बिकॉज इसको दोनों शाखाओं से वर्षा मिलती है, मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा। जल्दी से लिखते रहिए। हाँ जी, ठीक है? तो मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा मिलती रहती है, रिसीव्स रेनफॉल, तो इसको साउथ वेस्ट भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी मिलेगा, इसलिए इसको पानी खूब मिल रहा है। कहां से शुरू होती है? स्टार्ट, ओरिजिन, उद्गम कहां पर है इसका? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कर्नाटक में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक में वर्षा होगी तो वहां से उद्गम होता है। मैंने आपको बताया था जगह का नाम है ताल कावेरी। कहां से? ब्रह्मगिरी पर्वत से। और आपको पहले बताया था ब्रह्मा जी की बेटी है, ठीक है? मुस्कान कह रही है कभी-कभी हिंदी मीडियम के टॉपर की भी नोट्स ले आया करो प्लीज। तो मुस्कान एक बात बताओ, हिंदी मीडियम का टॉपर क्या जरूरी है मेरा ही छात्र हो ज्योग्राफी का? क्या जरूरी है उसने मेरे साथ मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम किए हो, है कि नहीं? और मुस्कान कभी तुम टॉप कर दो बेटा, ये तुम्हारे नोट्स दिखा देंगे। भाई जो टॉपर हो गए, मान लो अजय जैन रैंक 12 आ गया या अपना ऐश्वर्या वर्मा रैंक 4 आ गया, इंग्लिश मीडियम का था तो क्या करूं? चल कभी हिंदी
हिंदी का भी लेकर आओ। अरे हिंदी वाले सवाल पूछ के तो मास्टर जी को ऐसा भाला लग जाता है कि भाई क्या तो सवाल पूछ रहा है, इस मास्टर डेटा क्यों दे रहे हो? कुछ भी कुछ भी हम इंतजार करेंगे हिंदी वाले झंडा काटने पूरा तेजी से इंतजार कर रहा है, कभी तो लाओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो ये भी गाओ वो भी गाओ। हिंदी वाला इसी में लगा हुआ है, हिंदी वाला इसी में लगा हुआ। अगर अंग्रेजी में लिखा होगा ना कावेरी नियरली पेरिनियल वेस्टर्न घाट पे, मैडम समझ नहीं सकती। आप ही बताओ जो इतनी भी अंग्रेजी नहीं समझ सकता, क्या वो हिंदी वाला आगे बढ़ रहा है? मैडम ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब मास्टर जी को बुला दीजिएगा आप ऐसा कहकर, सोच के देख लीजिए, है ना। इसीलिए तो कोई बोल रहा था कि सर हिंदी वालों को ना सर पता नहीं मतलब आंख में आंसू तब भी आए थे कि सर 150 साल लग जाएंगे इनको अगर उस स्तर पे जाना है। जब आप ऐसे सवाल पूछती है मैडम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही कह रहे थे, लगता है दिल भी टूट जाता है यार। सर कभी तो जरा उनके भी दिखाओ। और सबसे बड़ी बात है नाम मुस्कान है, हो सकता है असली में मक्खन सिंह हो तो कुछ भी नाम लिख लेती है ना। अब मास्टर जी का दिल ना हिलाओ, दिमाग हिलाने दो, आगे कलकवी में आगे। अच्छा ब्रह्मगिरी से निकले लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और कहाँ जाएगी, कहाँ पर जाएगी? ये पूर्व में बहते हुए कर्नाटका, फिर तमिलनाडु में होते हुए, तमिलनाडु में होकर फिर ये डेल्टा बना लेगी। डेल्टा बनेगी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सिंपल सी बात, इसकी हो गई सिंपल सी बात हो गई, है ना। अब इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि और अभी आपको काफी जो बेंगलोर की बात है वो भी सब लोगों के दिमाग खुलने की बात है। इंग्लिश हिंदी दोनों का दिमाग खुलना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हिंदी वाला पास हो रहा है इंग्लिश वाला, जो इस तरह के काम के लिए आया है वो वैसे भी रुक जाएगा, है ना। ये तो अनिकेत द्विवेदी कह रहा है विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। अनिकेत द्विवेदी ये किसी भी क्लास का रैंडम पूछ रहा है, रैंडम अचानक, फिर बताओ कि कहां जाएगा, हिंदी माध्यम क्यों फेल हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? केंद्र, सेंटर, विकेंद्र मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, हर चीज केंद्रित ना हो, उसको आपस में बांट दिया। भारत में तो वैसे भी संघीय व्यवस्था है। अनिकेत द्विवेदी जी अचानक ये पूछने का क्या औचित्य बच्चे, क्यों पूछ रहे हो सर विकेंद्रीकरण? और क्या हिंदी से देने वाले इतनी बड़ी बेइज्जती करवाओगे क्या हिंदी की? हिंदी की इतनी बड़ी बेइज्जती करवाओगे क्या? और सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएगा आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया उसमें विकेंद्रीकरण बताया नहीं बताया? सोच के देखिएगा, सब चीज केंद्र में हो जाए। इंडिया डज नॉट हैव अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया वेंट फॉर फेडरल वन, ताकि सब कुछ केंद्रित ना हो जाए। बट अचानक ना ऐसे बीच में से उबाल सा निकला, गैस बनी, सवाल पूछ मारो। ठीक है, सवाल पूछ मारो, वापस आ जाए। समझ में आ गया हिंदी के टॉपिक का क्यों नहीं नोट्स है? हिंदी के टॉपिक का नोट्स क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी लेना चाहता है और विकेंद्रीकरण का संधि विच्छेद नहीं कर पा रहा। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण तो पॉलिटी में भी बता रहे, सब बात बता चुके हैं, है कि नहीं। चलिए नदी आ गई। अब नदी में इसका बहुत भारी उपयोग हो रहा है। किस में हो रहा है? कर्नाटका भी कर रहा है, तमिलनाडु भी कर रहा है, केरल भी कर रहा है और पौंडीचेरी भी कर रहा है। पुडुचेरी सुना आपने? सर ये कैसे कर सकते हैं? अरे साइड नदियां और इनमें चल रहा है जल विवाद, इनमें क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो आपने सुना है कावेरी डिस्प्यूट, नदियों में डिस्प्यूट भी हो जाता है। ये सुनो, नदियों में डिस्प्यूट भी हो जाता है, इसके जल के बंटवारे का डिस्प्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर एक समस्या होगी कि भैया इसका पानी कहीं पर रोको, है कि नहीं? इसका पानी कहीं पर रोको, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे बांध बने। तो पहला आपको बताना चाहता हूँ कृष्ण राज सागर। कृष्ण राज सागर ये कहाँ पर है? ये बांध बना है बच्चों कर्नाटका में, कर्नाटक में, कर्नाटका में, कर्नाटका मांड्या जिला है, मांड्या जिला और नियर मैसूर। तो मैसूर शहर को पानी कौन देता है? कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। सभी लोग लिख लें कर्नाटक। उसके बाद ये नदी आगे जाती है, उसके बाद ये नदी आगे जाती है और फिर ये तमिलनाडु में जाती है। तमिलनाडु में हमने मेट्टूर बांध बनाया। क्या बनाया? मेट्टूर डैम। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। जब डैम बनाते तो उसके पीछे एक पानी झील बन जाएगी, बांध बनाया तो झील बन जाएगी। तो वहां पर क्या बनाया? स्टैनली रिजर्वायर। स्टैनली रिजर्वायर पूछ सकता है कि ये कहां पर है, तो ये मैंने आपको बता दिया स्टैनली रिजर्वायर। और ये कहां पर है बच्चों? ये है सालेम जिले में, नेलम डिस्ट्रिक्ट के पास। दो बांध बता दिए। किस नदी की बात कर रहा हूं? कावेरी नदी की बात कर रहा हूं, कावेरी नदी की बात कर रहा हूं। ठीक है, दो बांध हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट अब बात ये होती है सर तमिलनाडु में ज्यादा पानी यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए। देखिए भाई पानी तो सभी को चाहिए, पानी तो सभी को चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहीं पर एक और है शिव समुद्रम हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कावेरी में है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये हाइडल प्रोग्राम है अर्ली भारत के आजाद होने के बाद ये। और एक जो है बहुत ही पुराना, एक बहुत ही ज्यादा पुराना मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है ग्रैंड एनिकट। ग्रैंड एनिकट ये चोला साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में बना था, चोला एम्पायर में बना था। दिस इज द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया। अगर हम देखें एंशिएंट टाइम में, चोल साम्राज्य के टाइम से बना। पहला क्या है? कृष्ण राज सागर, दूसरा मेट्टूर बांध, तीसरा शिव समुद्रम और ये चौथा ग्रैंड एनिकट। याद रखेंगे। तो स्टैनले के बाद क्या है? स्टैनले के बाद रिजर्वायर बेटा, रिजर्वायर। स्टैनले जलाशय, स्टैनले जलाशय। मेट्टूर बांध हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध के पीछे। ठीक है सभी लोग मेरे साथ? ये चोलों ने बनवाया था तो ग्रैंड एनिकट हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इतना सारा क्यों लिखा है कि ये बहुत खास बात है इस नदी की। इस नदी के हर एक बूंद का प्रयोग किया गया, हर एक बूंद का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरी बात बताना चाहता हूं, इस नदी का इतना उपयोग है कि भैया हर एक को इससे पानी चाहिए, हर एक को इससे पानी चाहिए। बल्कि तमिलनाडु का जो डेल्टाइक एरिया है सर, ग्रैंड एनिकट कहां पे? तमिलनाडु में बेटा, तमिलनाडु। चोल साम्राज्य तमिलनाडु कहां पर है? ग्रैंड एनिकट तमिलनाडु। ठीक है, अब भाई यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा जो है धान की खेती होती है, वर्ष में 3 बार धान की खेती होती है। ये पानी मांगते हैं और हमारा कर्नाटक राज्य कहता है हम पानी नहीं छोड़ेंगे, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है? विवाद होता है, इससे विवाद होता है। तो इस विवाद के निष्पादन के लिए क्या है? कावेरी ट्राइब्यूनल बनाया गया, कावेरी ट्राइब्यूनल बनाया गया। तो लास्ट केस में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस बात को कोई लिखना नहीं है, सोचिएगा, इस बात को कोई लिखना नहीं है, सोचिएगा। तमिलनाडु ने अर्जी दी इसमें ट्राइब्यूनल में कि भाई अगर पानी नहीं आया तो हम धान की खेती नहीं कर सकते, पानी नहीं आया तो क्या करेंगे? हम धान की खेती नहीं कर सकते। ठीक है,
तो शिव समुद्रम तमिलनाडु में शिव समुद्रम, जैसे कर्नाटक से तमिलनाडु में घुसता है नदी, वहां पर है शिव समुद्रम। ठीक है, क्लियर है? अरे भैया सर हाइडल की बात क्या लिखा बेटा, प्रोजेक्ट लिखा है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अभी ऐसे छाप रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा कि शिव समुद्रम हाइडल प्रोजेक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है सर, इसके लिए डिस्प्यूट बना रहता है। तो जब तमिलनाडु ने अपनी अर्जी दी कि अगर पानी नहीं आएगा तो हम धान नहीं रोपित कर पाएंगे, तो कर्नाटक सरकार ने क्या कहा? कर्नाटक सरकार ने कहा अगर हमने पानी छोड़ा तो बेंगलोर शहर में पानी की कमी हो जाएगी। बोले पीने का पानी नहीं मिलेगा, बताओ खेती के लिए दें या ना दें? अब इसमें क्या करेंगे जल्दी से बताइए। आप अगर न्यायालय में है, ट्राइब्यूनल में, तो आप क्या करेंगे? ये सुनो, ट्रू, इसलिए कह रहा है ट्राइब्यूनल क्यों बनाया जाता है बेटा? ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए होता है। कोर्ट क्यों बनाया जाता है? किस लिए? सिंह नागवंशी जी आप बताइए, कोर्ट क्यों होती है, अदालत क्यों होती है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आप यूपीएससी देने वाले हैं, कह रहा ट्राइब्यूनल क्यों बनाते हैं, अदालत क्यों बनाते हैं? तो बेटा जब मतभेद हो जाता है तो उनके लिए कोई निर्णय होना चाहिए ना। ट्रू सर, पहले तो पानी पीने का पानी चाहिए ना, अगर आप होते तो आप भी कहेंगे पीने का पानी जरूरी है। तो मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये है कावेरी नदी। क्या है बच्चों? कावेरी नदी। यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं तंजावुर। ये अपने नानी नदी के लिए जाना, ये ले लीजिए कर्नाटक और ये ले लीजिए तमिलनाडु। मुझे बताइए कि नदी बच्चों कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ क्यों बह रही है? ये नदी कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ क्यों बह रही है? उल्टा क्यों नहीं बह रही? बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर ढाल की वजह से बनी, तभी तो समझ में सर ढाल किधर है ना, सर उल्टा नहीं बह सकता। अच्छा अब मुझे बात बताइए, क्या आपने सुना है कि बेंगलोर का मौसम सारे वर्ष बहुत मनोरम बना रहता है? क्या आपको पता है कि बेंगलोर जो है 1000 मीटर अबव एमएसएल है? ध्यान दीजिए, अपना लॉजिक लगाना है। अगर बेंगलोर 1000 मीटर ऊपर है तो भाई कावेरी का पानी बेंगलोर के लिए कैसे यूज होता है? कोर्ट में ये दलील दी गई, कोर्ट में ये दलील दी गई कि कावेरी को अगर हमने पानी छोड़ा इधर के लिए तो बेंगलोर में पानी की कमी हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपने ढाल में बताया, ये कैसे संभव है? ये तमिलनाडु है, मान लीजिए ये तमिलनाडु और इसकी सीमा, और ये बेंगलोर है भाई, ये कैसे संभव है भाई? अगर बेंगलोर 1000 मीटर ऊपर है सर, ये लगा नहीं सकता। रंजीत कुमार कह रहे सर पाइपलाइन लगाएगा। ओहो, तो रंजीत का ये कहना है कि यहाँ पर लगेगा पाइपलाइन। ऐसे डाला पाइप से पहले हम ऊपर चढ़ाएंगे, फिर बेंगलोर इसका उपयोग करेगा और फिर हम इसको वापस नीचे उतारेंगे। आपको मजाक लग सकता है पर ये सच्चाई है, आपको मजाक लग सकता है पर ये सच्चाई है। कावेरी का पानी बेंगलोर पे पंप करके चढ़ाया जाता है और फिर वो करके आता है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी चीज रखना चाहता हूँ, ये तो सरकारों ने पानी का व्यवस्था तो बाद में ली, बेंगलोर में तो पहले भी बहुत से राजा हुआ करते थे, बेंगलोर का पुराना इतिहास है। तब बेंगलोर को पानी कैसे मिलता था? बेंगलोर को पानी कैसे मिलता था जब सरकारों ने पंप नहीं लगाए थे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेंगलोर में बहुत बड़ी व्यवस्था, बेंगलोर के राजाओं ने बहुत बड़ी व्यवस्था, यहाँ पे टैंक, यहाँ पे तालाब, बावड़ी खुदवा के कई सारी हुआ करती थी, हजारों हुआ करती थी, जिससे क्या होता था? वर्षा जल आता था। ये वही बेंगलोर है जिसको आप रोज सुन रहे हो, आप रोज सुन रहे हो कि बेंगलोर में पीने के पानी का कुछ नहीं रहेगा, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है भाई, पंप से जाएगा। सोचो यहाँ पे कितनी विद्युत लगेगी। और ये कहाँ गए सर? ये टैंक वैंक कहाँ गए? आज इन पर कब्जा हो गया, अतिक्रमण हो गया। आप सोचिए जहाँ जहाँ पे नम भूमि थी, जहाँ जहाँ पे टैंक थे, उनमें मिट्टी डलवा के भरवा दिया गया। वहाँ पे क्या बन गया? वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दी, वहाँ पे अपनी विधानसभा बना दी, वहाँ पे बस टर्मिनल बना दिया, और कुछ नहीं तो बैंकेट हॉल बनवा दिया, शादी करेंगे। वो बेंगलोर जिसके पास अपने इतने जल के संसाधन थे, बेंगलोर जिसके पास अपने इतने जल के संसाधन थे, बेंगलोर किस पर आश्रित हो गया? कावेरी जल पर। समझ में आया? तो बेंगलोर की समस्या मानव जनित है कि नहीं? बेंगलोर की समस्या मानव जनित है। हमने क्या किया? सब पे कब्जा कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया। फिर वही बता रहा हूँ कि हमारा डीएम तब तक मुस्कुराएगा जब तक समझदारी वाले निर्णय लिए जाएंगे। इतना पानी आ रहा था, बेंगलोर के सारे शासक सब जानते थे बहुत सारा पानी आता है, बेंगलोर को दोनों तरफ से पानी मिलता है, और वो सब इसको बचा के रखते थे। और आज के पढ़े लिखे लोगों ने क्या कहा? अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बांध बनाएंगे, बांध से सीधा पानी ऊपर लेकर जाएंगे। समझ में? निकिता जायसवाल कह रही है कि एमएसएल क्या होता है। निकिता जायसवाल जी आप बहुत समय से सवाल पूछती हैं, इसका मतलब आप क्लास में बहुत लंबे समय से हैं। क्या आपको नहीं पता है जनरल ज्योग्राफी में एमएसएल क्या होगा? 1000 मीटर अबव एमएसएल। कौन बताएगा जरा निकिता जी को? निकिता जी को भी आदत है कि अपना नाम जो है एक बार बुलवा लें, तो मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, जल्दी से बता लीजिए। सभी लोग को बताएगा एमएसएल क्या होता है? सारी ऊंचाई और गहराई एमएसएल से नापी जाती है। फिर बात वही हो जाएगी, कभी हिंदी वालों का भी बताओ यार, अभी तक एमएसएल पूछ रही है, कह रहे निकिता जायसवाल है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ लोग तो इतने समय में हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सब कह रहे हैं मीन सी लेवल, आप सभी जानते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ना ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर उम्मीद छोड़ दूंगा, मैं तो बिल्कुल उम्मीद रखूंगा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी तरह का खेल खेलते रहेंगे। नोट्स लिखा है 100,000 अबव एमएसएल, ये क्या है भाई एमएसएल? ठीक है तो क्या है? पाइपलाइन ब्रिटिश ने बना, ब्रिटिश क्यों बनवाएगा यार? हम ही लोग लगे ये सारे बांध बनाए कि कर्नाटक में। चलिए चलो बार बार बोल भी रहे मीन सी लेवल, भाई निकिता जी छाप रही है पूरी तरह से, किसी तरह से लिख पा रही है। सभी लोगों को पानी की समस्या समझ में आई या नहीं आई? तो ये हुई हमारी इसकी बात, नदी की बात। कौन सी नदी की बात होगी? हम यहाँ पर हैं और हमने बात कर ली कावेरी की। क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि हमारी बुकलेट से इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी आप कर लेंगे? लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी आप कर लेंगे, लेफ्ट और राइट जो इसकी ट्रिब्यूटरियां हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे यार फिर बोलेगा पूरा करवाओ, नहीं तो
वहां पैसा वसूल नहीं हो रहा, ठीक है भाई। तो राइट टाइम टू है नोएल, कबानी और अमरावती। जो दाएं से आएंगी वो ये तीन है, ठीक है। और लेफ्ट में जो है शिमसा, शिमसा, हैरांगी और हेमावती। शिमसा, हैरांगी और हेमावती, याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार परीक्षा में पूछा है तो आप यहां पर एक और चीज डाल सकते हैं, लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ भी डाल सकते हैं। ये तो हुआ कावेरी, और कावेरी की समझ में कावेरी का उपयोग करिए। बट जो हमारी पारंपरिक समझ है वो हमें बेवकूफी नहीं करनी चाहिए कि जो चीज पानी के ऊपर है, बहुत ऊपर है, वहां जल संचय होना चाहिए। ऐसा ही आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर एक ऐसी ही समस्या वाला क्षेत्र है जहां पानी कम होता है। कोई बताना चाहेगा जो वहां से हो? तो इसलिए आप इसको इतने दिन से रोक रखे थे कि उसमें कुछ फैक्ट था, बैंगलोर आदि की समस्या भी समझाएंगे, बिल्कुल जल स्रोतों के साथ बताना होता है, इसलिए होता है। तो बताना चाहता हूं वहां पर जो आपने पठार देखा था, मोनिका कह रही है ग्वालियर, तो क्षेत्र का नाम बेटा राहुल ने, मनीष ने, रिवा ने एकदम सही बताया, बुंदेलखंड। मालवा नहीं, चंबल नहीं, बुंदेलखंड। याद है आर्कियन झील है, चारों तरफ मैदान, लेकिन बुंदेलखंड ऊपर उठा हुआ है। तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ेगा। क्यों सूखा पड़ेगा? क्योंकि बुंदेलखंड में पानी ऊपर से आता है, ऊपर से वर्षा से आता है, नदियां चल नहीं सकती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने एक और नदी भी लिख दी। अब यहां पर एक और नदी बच्चों वही गई, अंतिम नदी जो ईस्ट कोस्ट की है, वही गई, वही गई, ठीक है। तो वही गई कहां से आती है? पश्चिमी घाट से उत्पत्ति, वेस्टर्न घाट से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। वरुसा नाडु पर्वत, वरुसा नाडु पर्वत, वरुसा नाडु पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। कहां पर है ये? सर ये आपने सुना है पलनी हिल्स, तो पलनी हिल्स के पास उत्पत्ति होगी, ठीक है। गिरेगी कहां पर? ये गिरेगी कहां पर? गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार की खाड़ी में। मोहना कहां है? क्योंकि मन्नार की खाड़ी नहीं, पाक बे में गिर जाती है, क्योंकि यहां पर श्रीलंका आएगा तो इसका मोहना लिखेंगे पाक बे में, ठीक है। ये इसका मोहना हो गया। और वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे मदुरई शहर इस पर है। तो पाइपलाइन के अलावा और कोई तरीका भी है बेंगलोर में पानी की समस्या का? तो आपको बता रहा हूँ, जो पारंपरिक तरीका था, अपने जलाशयों को नष्ट मत करिए, वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखिए बात यह है कि आप लोग जिम्मेदारी लें अपने पानी की सप्लाई की, जो पारंपरिक जितने भी लोग लिया करते थे। कहा जाता है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। समझदारी में क्या है कि अगर आपके पास अपना नदियां नहीं है, देखिए नदियां कहां होंगी? ऊपर से नीचे बहेंगी, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएंगी ना, ठीक है। ये सुनो, तो नीचे से ऊपर तो नहीं बहेंगी, तो वहां पे कैच वाटर, तो अगर वर्षा जल संचय होगा तो हो सकता है। क्लियर हो गया सभी लोग? तो ये आपका वैगई नदी हो गई। वैगई नदी में क्या है? कौन सा शहर? मशहूर शहर मदुरई। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं, जो बच्चे देखिए सब पश्चिम वाली रिवर नहीं फ्लो करवाई आपने, तो पश्चिम में नदी पहले आएगी यहाँ से, अमरकंटक से निकलेगी। कौन सी नदी है ये? नर्मदा। उसके बाद यहाँ से आएगी तापी, नर्मदा तापी, ये इंपॉर्टेंट नदी है, नर्मदा और तापी। पहले ये दो नदियां ले लेते हैं। कहां पर बहती है ये? जो मैंने क्लासेस ली है यहाँ पे रिफ्ट वैली की, रिफ्ट वैली की हम बात करेंगे। तो नर्मदा और तापी लिख ले, पहले लिखते हैं नर्मदा। नर्मदा की अगर बात करते हैं, ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आध्यात्मिक रूप से मैं आपको पहले बता चुका हूं, नर और मादा वैराग्य की नदी, नर और मादा वैराग्य की नदी, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम में बहने वाली, पश्चिमी प्रवाह, सबसे लंबी नदी। कहां से शुरू होती है? अमरकंटक से, अमरकंटक से सोर्स। मैंने आपको बोला था आर्य प्रवाह है, रेडियल ड्रेनेज है, अमरकंटक से चारों दिशाओं में नदियां निकलती है। तो ये हो गया अमरकंटक। अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, पश्चिम को बहेगी लगभग 1300 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में लगभग 1300 किलोमीटर बहती है। किसमें बहती है? ब्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली किसके बीच में है? विंध्य उत्तर में और दक्षिण में सतपुड़ा, ठीक है। और कहां पर जाएगी? कहां पर जाएगी? ये जाकर गिरेगी खंबात की खाड़ी में, मोहाना। माउथ कहां है इसका? गल्फ ऑफ खंबट। अब ये हमने देखा है कि यहां पर डेल्टा नहीं बनता, ये नदी सीधी आती है, सीधी आती है। और आप देखेंगे रिफ्ट वैली में है, इसको फैलने का मौका नहीं मिलता, इसको फैलने का मौका नहीं मिलता। तो क्या बनाती है? एस्चुरी, एस्चुरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख, एस्चुरी। जो नदी सीधा समुद्र में घुस जाए, जो नदी सीधा समुद्र में घुस जाए, उससे पहले विभाजित ना हो, ठीक है, उससे पहले, और जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में ना बैठे, वो हमारी एस्चुराइन कहलाती है। और पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट की अधिकांश नदियां वो बहुत तेज होती हैं, सीधा समुद्र में मिल जाती हैं, वहां पर कोई वितरिका नहीं बनती। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनती है, इसलिए ये सब एस्चुरी बनाएंगे, एस्चुरी बनाएंगे। इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, तो हमने इसको डाल दिया, ठीक है। सभी लोग क्लियर? सर इसमें दलदल क्यों? हमारे ठाकुर जी दलदल क्या होता है ये बता दीजिए पहले। इसमें दलदल क्यों? दलदल होता क्या है ये बता दीजिए। सर खड़ी ढाल होती है इसलिए तेज स्पीड होती है, सौरगिरी कह रहे हैं, खड़ी ढाल भी है। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि आप जो है रिफ्ट वैली में तो आपको मुड़ने का बहुत मौका नहीं मिलता है। सर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य बुंदेलखंड राज्यों में जल के संसाधनों की कमी इसी प्रकार से होती है। राजीव, हर जगह एक ही प्रकार नहीं होता बेटा। जब हम बात करते हैं दंडकारण्य, जब हम बात करते हैं तेलंगाना, रायलसीमा की, तो वो वर्षा वृष्टि क्षेत्र है, वहां पर तो वर्षा ही नहीं होती। यहाँ पर क्या है? ये उठा हुआ क्षेत्र है, तो हर एक शुष्क क्षेत्र सेम नहीं होता, ठीक है। चलिए, अच्छा राजीव, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है।
सो ये पश्चिम में बहती जा रही है, पश्चिम में बहती जा रही है, और यहाँ पर भी पानी की कमी होती है, तो इस पर बहुत सारी परियोजनाएं लगी हैं, इस पर बहुत सारी परियोजनाएं लगी हैं। तो परियोजना में इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना आपने सुना होगा यहाँ पर, इंदिरा सागर परियोजना। उसके अलावा यहीं पर आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेरा पाटेकर का सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। यहाँ को जल की प्राप्ति करनी है, गुजरात को जल की प्राप्ति, मध्य प्रदेश को जल की प्राप्ति, राजस्थान को जल की प्राप्ति, उसके लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ सरदार सरोवर, और फिर मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब हम किस में आ गए हैं, पठार में आ गए हैं, तो यहाँ पे सतही प्रवाह यहीं से होने वाला है। तो ये अहम परियोजनाएं हैं। यहाँ पर कुछ बांध भी हैं, कुछ बांध भी हैं। बांधों में महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध है, महेश्वर बांध है, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदियां, जो लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट सहायक नदियां तवा और बंजर, नाम मैंने ऐसे वाले ढूंढे जो याद भी रहेंगे, जहां पानी की कमी से लगती तवा और बंजर। और जो राइट बैंक है यहां पर कौन सी है, बरना और कोलर, बरना और कोलर। फिर बता रहा हूं नहीं आएगा सर, ओंकारेश्वर आएगा, ठीक है। सरदार सरोवर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है। इसकी वितरिकाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वितरिकाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। और यहाँ पर एक बहुत मशहूर जलप्रपात है, वाटरफॉल, बहुत मशहूर। कौन बताएगा उस जलप्रपात का नाम? जल्दी से, कितने लोगों को याद आता है, लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा, क्या नाम है? धुआंधार, धुआंधार मतलब पानी का एक तरह का धुंध, पानी की धुंध क्रिएट होती है, पानी जब नीचे गिरता है तो धुआंधार। सर राइट में कौन सी है? बरना नदी और कोलार नदी, बरना और कोलार। सर ये जबलपुर में, मोनिका जैन कह रही, बिल्कुल सही कह रही मोनिका जैन, जबलपुर में, जबलपुर के पास। तो मध्य प्रदेश से आएगी, मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए ये आगे निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं तापी में, तापी नदी। इसका सोर्स ये छोटी नदी है, ये भी रिफ्ट वैली में ब्रंच घाटी में बहती है। ये बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियां, मुल्ताई हिल्स में इसका स्रोत, ठीक है। ये लगभग 730 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित होगी, और उसके बाद भी ये खंबट में गिर जाएगी। गल्फ ऑफ खंबट में गिर रही है, तो खंबट की खाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे बहुत सी नदियां गिरने वाली, ठीक है। और ये उसके नीचे रहती है, किसके? नर्मदा के समानांतर प्रवाह, क्लोज पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के समानांतर प्रवाह है। तो इसलिए कई बार इसे पैरेलल को ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा। जब बात होती है तो नर्मदा तापी की एक ही सांस में बात होती है, ठीक है। यहां पर गुजरात में उकाई डैम बनाया गया, ठीक है। सर ये भी ज्वाइन नदुआ बनाती है, ये भी बनाती है। तो सरदार पटेल का स्टैचू कौन से बांध पर है? बेटा बांध पर नहीं है, वो द्वीप पर है, ठीक है। साधु बेट नाम का द्वीप है, वो द्वीप पर है, नदी में एक द्वीप है, तो बांध पर नहीं है वो। अब यहाँ पर कुछ विशेष नदी, हमारे पास दो नदियां और हैं। जब हमने ये कर लिया तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से यू टर्न लेकर आती है नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटेगी। और एक नदी यहाँ से आती है अरावली के दक्षिण से, तो ये तो हुई साबरमती, गांधी जी का आश्रम, साबरमती आश्रम। और ये क्या है? ये माही नदी है। तीनों की तीनों, ये चारों नदियां कहाँ गिर रही हैं? यहीं पर गिर रही हैं, किसमें? खंबट की खाड़ी। सभी लोग क्लियर? तो हमने क्या बात की? साबरमती और माही, दो नदियां और जोड़ दी यहाँ पर। तो नर्मदा तापी आप कर चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं साबरमती और माही पर। तो माही जो है विंध्य से शुरू होगी, विंध्य में उद्गम उत्तर पश्चिम प्रवाह करती है, उसके बाद यू टर्न लेती है, फिर दक्षिण की तरफ आ जाती है और दो बार कर्क रेखा को काटती है। यही इस पर विशेष प्रश्न बनता है, और गल्फ ऑफ खंबट में इसका मुहाना है। So, अंग्रेजी वालों के लिए originates in Vindhya, flows northwest, takes a U-turn, turns south and comes to Gulf of खंबट। खंबट की खाड़ी में ये वापस आ जाएगी। लगभग 513 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये विंध्य से आई, यहाँ पर सभी लोग, ये जो चित्र बनाया ये आपकी मदद कर देगा कि भाई यहाँ पर तो हमारा विंध्य है, ये विंध्य है, और ये क्या है? ये सतपुड़ा है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में क्या रहती है? नर्मदा। तो विंध्य से उठी, ऊपर गई और घूम कर आई। ये साबरमती कहाँ से आ रही होगी? साबरमती में कोई पर्वत याद आता है आपको?
बताइए, अब मैंने उदाहरण दे दिया, साबरमती कहां से अपना जल ग्रहण कर रही है? कौन बताएगा साबरमती कहां से आ रही है? अगर आपको आपके पर्वत याद होंगे तो भी याद आ जाएगा। सर इज इट कट टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? हर्ष कश्यप है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो आप मकर रेखा की बात क्यों कर रहे हो बेटा? आप मकर रेखा की क्यों बात कर रहे हो? आप भारत में हो कहां पर? बहुत अच्छी बात है, सभी लोग देखिए बिना वो किए हुए भी इसका स्रोत तो समझ में आता है, वहां पे तो अरावली पर्वत है, या मैं कह सकता हूं दक्षिणी अरावली। माही दक्षिणी अरावली में अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने बताया था आपको माउंट आबू है, और ये भी बताया था दक्षिण अरावली में सदर्न अरावली गेट्स रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच। वैसे तो अरावली पर्वत जो है मानसून के समानांतर होता है, लेकिन उसके दक्षिणी हिस्से में वर्षा होती है, दक्षिणी हिस्से में वर्षा होती है। अरे यार कौन है ये? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था सर, ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, बिल्कुल देवराम ये ऑस्ट्रेलिया चला गया, बट ऑस्ट्रेलिया क्यों गया? तुम भी भैया, एक ने कहा मकर रेखा, नहीं हाँ मकर रेखा, ठीक है, पता नहीं क्यों मकर कहा, दूसरे ने कहा ऑस्ट्रेलिया चला गया। भाई ऑस्ट्रेलिया में है क्या मकर रेखा? मकर रेखा और कहीं पर नहीं है क्या? बढ़िया। सर लेक भी वहां पर आपने बताया था, नक्की लेक बताया था सर, वो ऑरेंज नदी याद कर रहा हूं, हाँ लेक ऑरेंज की जो बात थी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली, तो लेक ऑरेंज, ऑरेंज नदी तो नहीं काट रही थी, ऑरेंज काट रही थी, लिम्पोपो काट रही थी। तुम लोग को आज मतलब पूरा का पूरा मास्टर करना, दिल ऐसे बैठा दोगे, दिल ऐसे बैठा दोगे, एक को बताया माही जो है कर्क रेखा, तो पहला बोला सर कैप्रिकॉर्न होगा कि नहीं, दूसरा बोला ओहो ये तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, चाचा वो दक्षिणी गोलार्ध गया, वो दक्षिणी गोलार्ध गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक बोला सर ये तो ऑरेंज नदी, भाई ऑरेंज था नहीं, लिम्पोपो था। सैफ बोला सर डार्लिंग नदी की बात कर रहे हैं। बेटा डार्लिंग मुझे पता है, नाम आपका दिल वहीं पे रुका हुआ है डार्लिंग, लेकिन बात यह है डार्लिंग नदी तो उसके नीचे आती है। तुमने जो पढ़ाया ना बेटा सबका रायता कर दिया, मतलब चुल्लू में पानी में ही ढूंढ के मर जाऊं क्या? कल से क्लास खत्म, मास्टर जी शर्म में डूब के मर गए कि बच्चों ने इतना पढ़ा कि नई नई नदियों का नाम दे डाला, है कि नहीं? चलिए वापस आते हैं, मुझे पता एकदम डार्लिंग वाली नदी आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्या नाम था दूसरी डार्लिंग का? वो तब भी बताया था, नाम था मरे डार्लिंग, वो मर चुकी है उसे भूल जाओ। सच बता रहा हूँ, जीवित डार्लिंग ढूंढ लो, एग्जाम पास कर लो, अभी तो यूपीएससी की परीक्षा को अपना डार्लिंग बना लो, मरे डार्लिंग को ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दो। जब यूपीएससी पास हो जाएगा तो फिर वन मोर डार्लिंग, और डार्लिंग ऐसा नहीं होता लड़की होती है, लड़की अपने पति को भी डार्लिंग कह सकती है। डार्लिंग शब्द जो है जेंडर न्यूट्रल है, तो लड़की आईएएस बन के अपना डार्लिंग ढूंढ सकती है और लड़का भी आईएएस बन के ढूंढ सकता है, तो आईएएस ने आईपीएस बन के भी ढूंढ सकते हैं, हाँ ढूंढ सकते हैं। चले आगे, सबके सब ऑरेंज नदी ले आया, कौन कौन सी नदी नहीं ले आया, एक दो चीज कर लो बस वही रख के बैठ जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता। हाँ जी, तुम आई हो गया साबरमती पे आते हैं, गांधी जी के आश्रम पे। साबरमती की हम बात करें बच्चों, साबरमती ये अरावली के दक्षिण भाग से उत्पत्ति, ओरिजिन इज सदर्न अरावली, ठीक है। इसकी दो दो हेड स्ट्रीम है। हेड स्ट्रीम क्या होती है? जो इसकी पैतृक नदी है, दो पैतृक नदी है इसकी। पहली है साबर नदी प्लस हाथीमती नदी, हाथीमती नदी, दो नदियां हैं बच्चों, दो पैतृक नदियां हैं, ये जाकर मिलेंगी और फिर बनेगी साबरमती। क्या बनेगी? साबरमती। ये दक्षिण दिशा में बहेगी, दक्षिण की ओर प्रवाह, छोटी नदी है, बहुत ज्यादा नहीं, लंबी नहीं है, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, और फिर कहां पर जाएगी? ये भी जाकर फिर से खंबात की खाड़ी में जाएगी। डन? यहां तक क्लियर? ठीक है सर, क्लास पीछे वाला बहुत रुक रुक के चल रहा है भाई, ये टेक्निकल टीम तक मैंने सूचना पहुंचा दी, बच्चों से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, अहमदाबाद इसी नदी पर है, गांधी जी का साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर है, मौका मिले तो होकर आइएगा, मौका मिले तो होकर आइएगा। सर मैं पहले का क्वेश्चन लगा रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर, जब मैं किताब पढ़ता हूं तो ज्यादा समझ में आता है, लेक्चर बिल्कुल समझ में आता है, बहुत सारे विचार हैं जिनको हम जोड़ते हैं, ठीक है। सभी लोग किताब जरूर पढ़िए, मैंने फिर कहा इस परीक्षा के लिए आपको केजीएस की किताब जरूर पढ़नी। हाँ जी, आगे बढ़े, हम कहां पर चल रहे? हम पश्चिम में बहने वाली नदियों पर आ गए। तो बच्चों साबरमती होगी, माही होगी, नर्मदा होगी, तापी होगी। अब एक नदी जिसका मैं नाम तो नहीं मतलब ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये मुंबई में बहती है, जल्दी बताइए क्या है नाम? मुंबई में जो बाढ़ आई थी वो इसी नदी के चौक हो जाने की वजह से आई थी, इसका नाम है मीठी नदी। मुंबई की नदी का नाम मीठी नदी, यहीं पर लिखते रहिए, चित्र में बनाते रहिए, मीठी नदी। अब मैं आ गया बच्चों गोवा में बताइए, गोवा में नदी, क्योंकि कर्नाटक आ जाएगा गोवा, महाराष्ट्र गोवा। गोवा में नदी आपने अभी समाचारों में भी सुना, नाम है महादाई नदी। तो गोवा की दो नदियां, मीठी हो गया, मीठी के बारे में कुछ नहीं लिखना, बॉम्बे में जो बहती है उसका नाम है मीठी नदी। अब हम आगे गोवा, गोवा में कौन सी नदियां? क्या बना गोवा? तो बच्चों छोटा सा गोवा है, छोटा सा राज्य गोवा, और इसमें नदी है, अहम नदी यहां से आ रही, नाम है मांडवी या महादाई, मांडवी या महादाई, याद रखना है, गोवा में मांडवी या महादाई, ठीक है। कर्नाटक से शुरू होती है, ये कहां से आएगी? या ये गोवा है और ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक से शुरू हो जाएगी, ये कर्नाटक से शुरू होगी, पश्चिम में बहने लगेगी, और कहां पर है? बेलगावी, बेलगावी कर्नाटक में इसका उद्गम है, और ये बहकर आ रही है यहां पर गोवा में। इस पर डिस्प्यूट है किसका? अभी आपने देखा तीन राज्य इस पर लड़ रहे हैं। कर्नाटक, महादाई का जो जल का जो विवाद है वो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है, और गोवा का ये शहर पणजी इसी पर है, पणजी बहुत अहम, तो गोवा का पणजी इसी पर है। और मैं बताना चाहता हूं यहीं पर आपकी एक नदी आकर इसमें जुड़ भी जाएगी। दूसरी नदी का नाम बताइए जो इसमें आकर जुड़ेगी, क्या नाम है इसका? दूसरी नदी जो याद रखनी है,
गोवा में बहुत से लोग कैसीनो में जुआ खेलने जाते हैं। सुना आपने? कैसीनो में जुआ खेलने जाते हैं। नदी का नाम जुआरी, जुआरी नदी, जुआरी नदी, ठीक है। और इनके संयुक्त मुहाने पर, यहाँ पर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर यहाँ पोर्ट है। ये पोर्ट का नाम क्या है, कोई बताएगा? वास्को ड गामा पोर्ट या वास्को पोर्ट। अगर आपको याद है, कर्नाटक का जो खनन हो रहा था, कर्नाटक का खनन होकर जो लोहा हम भेज रहे थे इलीगल माइनिंग करके, किस पोर्ट से जा रहा था? किस पोर्ट से जा रहा था, जरूर बताओ। जुआरी, वास्को पोर्ट से जा। एक बात बताओ, कर्नाटक में अगर इलीगल खनन हो रहा था तो क्षेत्र तो ये सारा फैला हुआ है। महाराष्ट्र में भी लोहा है और गोवा में भी लोहा है। आपको लगता है केवल कर्नाटक वाले ही पैसा बना रहे हो? केवल कर्नाटक वाले ही पैसा बना रहे हो? आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर पैसा गोवा में बना होगा? पैसा तो दक्षिण महाराष्ट्र में बना होगा, है कि नहीं? सर वास्को, सर मणिकांत सर बताए थे, जुआरी नदी भी बताए थे। जुआरी नदी सबसे लंबी नदी है गोवा की। तो सारे बना रहे होंगे। सर किस किसने बताया, हमें नाम तो पता नहीं। ढूंढ लो, वहीं के पॉलिटिशियन होंगे, बड़े मतलब माननीय हो जाते हैं नेता लोग। सब मिला है भाई, सब मिला है, सब आमंत्रित है। आपके पास पैसा होना चाहिए, पार्टी तो खुले में बुला रही है। तो इसका मतलब रेड्डी ब्रदर के साथ और भी है। हम कुछ ऐसे बोल रहे हैं, हम हैरान क्यों हो रहे हो? आपको लगता है कि अकेला अकेला रेड्डी? अच्छा, रेड्डी का कर्नाटक से निकला, गोवा में माल आएगा तो गोवा में माल नहीं उठेगा क्या? आप हिंदी फिल्म नहीं देखते? इतना तो समझ आना चाहिए। बताओ अब क्या बता के करेगा? हाँ जी सर, मैं अभी नेपाल से होकर आया हूँ। हिमालय को पहली बार देखा है सर, काठमांडू से आपका दिया हुआ ज्ञान जोड़ पाया हूँ सर। अच्छा, नेपाल में तुम मेरा ज्ञान देख रहे थे? वहाँ एकदम आध्यात्मिक हिमालय में तुम कहाँ वहाँ लगे थे? बढ़िया से हिमालय का आनंद लो। आगे बढ़े तो मांडवी हो गया और जुआरी भी हो गया। तो दो नदियां मैंने आपके लिए यहाँ और ऐड कर दी। पश्चिम में प्रवाह हो रही है, मांडवी होगी, जुआरी। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारी नदियां बच्चों, बहुत सारी नदियां। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है। अच्छा, पश्चिमी घाट से मुझे याद आया बच्चों कि यहाँ पर ना ये हमारी मांडवी पर एक जलप्रपात भी है। जलप्रपात को लिखना भूल गए। दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात है। ये लगभग 310 मीटर ऊंचा है, बहुत सुंदर जलप्रपात है, दूध सागर। ऐसा लगता है कि दूध की नदी बह रही है, ऐसे सफेद जो पानी की धारा दिखती है वो दूध सागर है। और इसी के पास यहीं पर आपने कर्नाटक में एक नदी सुनी होगी। कर्नाटक में नदी का नाम शारावती, शारावती सुना? शारावती कर्नाटक में अगली नदी जो आई मांडवी और जुआरी के बाद, MZ के बाद अब आई शारावती। और शारावती पर भी आपने एक जलप्रपात सुना है, क्या नाम है उसका? जोगफाल, जोग जलप्रपात सुना है कि नहीं सुना है? फिर वही है कि इस तरह के पहाड़ होंगे तो उनमें जलप्रपात तो होगा कि नहीं होगा? जैसो वाटरफॉल, ठीक है बिल्कुल बेटा, वही जोग भी है, शारावती भी मिल गया। तो आपको कम में इंपॉर्टेंट रिवर बता रहा हूं, बस इंपॉर्टेंट रिवर शारावती, जोगफाल, ये यहाँ पर आ गया, जलप्रपात भी आ गया। और नीचे अगर और आता हूं, अच्छा ये बताइए, जलप्रपात से याद है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्योंकि आज हमने कम से कम 3 जलप्रपात की बात कर ली। नर्मदा पे धौलाधार, नहीं सॉरी धौला कह रहा हूं, धुआंधार, धौला तो पर्वत हो गए, धुआंधार, मिस्ट है। उसके बाद डी से ही दूध सागर आ गया हमारे पास। उसके बाद जोगफाल आ गया। जो सबसे ऊंचा है बच्चों वो है कुंचिकल, कुंचिकल, काले से लिख दो, कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात ये हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग मेरे ख्याल से 435 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और इसकी नदी का नाम है वलाही नदी, वलाही नदी। सर ये कहां पर? ये भी बच्चों कर्नाटक में है। सर इतने जलप्रपात क्यों है यहाँ पर? आप सोचिए कि हमारे जो वेस्टर्न घाट है वो सीढ़ीनुमा पर्वत है, तो वहां पानी कूदेगा। तो ये सारा क्षेत्र जो है हमारे लिए तेज नदियों का क्षेत्र है, कूदती फांदती नदियों का क्षेत्र है। तो ये हुआ हमारा कुंचिकल, कुंचिकल हो गया सभी लोग। अब मैं आ गया हूं बच्चों केरल में। केरल में बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां यहाँ पर बह रही हैं। जो हमारे काम की नदी है वो है बच्चों पेरियार। कौन सी नदी? केरल की नदी रहेगी पेरियार। पहले तो ये नदियां देख लो। जो बच्चों का ये था कि सर पश्चिम की नदियां बची हुई हैं, पश्चिम की नदियां बची हुई हैं, बहुत से बच्चों ने कहा तो पश्चिम की नदियां ये है बस काम की नदी। हमारी पूर्व की ये बची हुई थी, कावेरी बह गई, ये मैंने डाल दी है। उसके बाद हमारे पास ये आ गई साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, उसके बाद मीठी, मांडवी, जुआरी, शारावती और आगे पेरियार। इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है, बट इससे जुड़ी हुई जानकारी जो केजीएस की बुकलेट में प्लीज प्लीज पढ़िए। आप एग्जाम में, प्रतियोगिता में बच्चे इतने में होगा, लेकिन उसको तो न्याय करिए, उसको तो न्याय करिए, ठीक है? तो ये जो हमारी पेरियार नदी है बच्चों, ये यहाँ पर एक बैक वाटर है। बैक वाटर मतलब लेगून है। क्या नाम है इसका? लेगून का नाम, भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है वो, वेम्बनाड, वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड। तो पहले कुछ पेरियार का यहाँ पे लिख दूं, पेरियार नदी, पेरियार तो कहां से होगी? वेस्ट फ्लोइंग होगी, पश्चिम में बहेगी, पश्चिम में रहेगी। कहां से उत्पत्ति होगी? पश्चिमी घाट से उत्पत्ति होगी। केरल में है तो केरल की सबसे लंबी, केरल की सबसे लंबी नदी क्या है? पेरियार नदी पश्चिम को बहती है। और कहां पर गिरती है? वेम्बनाड, वेम्बनाड झील या कयाल, वेम्बनाड लेक और लेगून, वेम्बनाड लेगून। तो लेगून होता है ये तट पर पाया जाता है, वेम्बनाड में जाकर गिरती है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी झील है, उसमें जाकर ये गिर जाएगी। और इस पर इडुक्की बांध इस पर है, इडुक्की डैम इस पर है, ठीक है? सभी लोग एक चीज और, कई बार क्या कहता है, वैसे तो इतनी नदियों में हो जाएगा, मेन नदियां आपकी काम की होगी, ठीक है?
मेन आपकी काम की नदियां होंगी महाराष्ट्र की नदियां जो हमने पूर्व की तरफ ले गए थे हम कृष्णा गोदावरी उनकी साइड तंत्र में लेकर पश्चिम में एक आम कर जाएगी। केरल में बहुत सारी नदियां हैं, तो केरल में ये ना करके कि सारी नदियों को जानते हुए नीड नॉट नो ऑल द रिवर्स बट वी कैन डू दिस कि केरल में की टॉप 3 नदियों के नाम बताना चाहता हूं। पेरियार सबसे लंबी, उसके बाद है भरतपुया, भरत पुया, और उसके बाद जो तीसरी हमारी है इसका नाम है पंबा। पेरियार, भरतपुया, पंबा, ये तीनों की तीनों कहां पर है बच्चों? केरल में। ये केरल में, ठीक है। समाचारों में आपने सुना एक मंदिर जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर, सुना आपने? सबरीमाला मंदिर में बात हो रही थी कि महिलाओं की एंट्री अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को जाने देना चाहिए नहीं देना चाहिए। केरल में पंबा नदी के पास है सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला टेंपल इज नियर दैट, ठीक है। भरतपुया, पेरियार और पंबा। पंबा को और ये सबका बड़ा सांस्कृतिक वो है, इसको दक्षिणी भागीरथी कहते हैं। दक्षिणी भागीरथी भी इसी नदी को कहते हैं। तो अलग अलग से नाम आ जाए आपके पास, लक्ष्मण तीर्थ आ गया, भरतपुया आ गया, तो आप सोचिए अब हम बात करते हैं भगवान नाम की, तो लक्ष्मण नाम, भरत नाम, सीता नाम, ये सब यहाँ पर आएंगे, खूब सारे नाम आएंगे। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा जो हमारे सांस्कृतिक ताना बाना है उत्तर से दक्षिण तक खूब अच्छे से पिरोया गया है। नदियों का तो बहुत ज्यादा आपस में हम देखेंगे कि बहुत पौराणिक महत्व भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो झारखंड पीसीएस दिया हूं, मेरा 131 सही हो रहा है, लग रहा है प्रीलिम हो जाएगा, बट मेंस की तैयारी कैसे करूं सर, प्लीज हेल्प कीजिए। अजय साहू बेटा जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, पहले उसे अभी तक तो क्या था, प्रीलिम्स में पहचान कौन का टेस्ट होता है, आंसर वहीं पे लिखा होता है, पहले उसे जो पढ़ा उसे साइड में रख दो और देखो कितना याद है, कितने प्रतिशत याद है। सर ये पता कैसे चलेगा? अरे पीवाईक्यू ले लो, झारखंड की कुछ पीवाईक्यू ले लो, जिस भी विषय को लेना चाहते हो, और देखो आपको कितना प्रतिशत याद है, आपको झटका लग जाएगा। आप लोग यार याद अगर लिखने पे है तो 30% याद है, तो फिर आप उसको दोबारा रिवाइज करिएगा, तब जाकर वो काम होगा। चलिए ये क्या है भाई, सब भारत में मानसून के लौटते वक्त मानसून उत्तर पश्चिम में भी लौटता है और पूर्व उत्तर से भी, और उत्तर पश्चिम में भी लौटता है, नॉर्थ वेस्ट में भी लौटता है, पूर्व में भी लौटता है, दोनों एक ही है क्या अलग है? कृपया क्लास के लास्ट में इंग्लिश बेटा समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहे हो, क्यों इसे कंफ्यूज कर रहे हो? सिंपल है, क्लास को दोबारा देख लो बेटा, मैंने तो आपको अच्छे से डायग्राम से बता दिया था। हाँ जी, साउथ ईस्ट लो प्रेशर टू नॉर्थ वेस्ट हाई प्रेशर, बट अमरिंदर प्लीज चेक करिए पूरा उसमें कहां पर क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं होगी ना, किसी का संदर्भ होगा तभी ऐसा होगा। चलिए इसको हटा दें बच्चों, नदियां हो गई, जो लोग आत्मा को आशा है शांति मिली होगी सर नदियां नहीं कराया ये। उसके बाद झीलों की बात की, लेकिन झीलों की बात की जगह हमें क्या करना है, पानी करना है। पानी कहाँ जाए बच्चों? तो पहले नदियां तो कर ली भाई, नदियां जरूरी है, नदियां जरूरी है। तो अब पानी कितना है याद आ गया? फिर से एक बार पूछो, 1 1 2 3 याद था ना, 4000 में से 1 1 2 3 मिलता है, तो सतह पे कितना आएगा बच्चों? 690, सतह पे 690 और ग्राउंड वाटर मैंने कहा ना सतही प्रवाह ये है और भूजल इतना, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों के सामने एक और समस्या लाना चाहता हूँ, जहां से शुरू किया था बच्चों वहीं वापस ला रहा हूँ, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस ला रहा हूँ, ठीक है। जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस ला रहा हूँ। कितना है बच्चों? 1 1 2 3। खुश है या दुखी है? 1 1 2 3 पे मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? 1 1 2 3 पे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? तो कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं हो सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार भारत की 2025 में मांग इतनी हो जाएगी, मांग इतनी है और सप्लाई आपूर्ति इतनी है। मामला बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? जल्दी बताइए। ये सीडब्ल्यूसी का, सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमान है कि भारत को 2050 में इतने क्यूबिक चाहिए होगा। 1450 उन्हें कैसे पता? अरे भारत की आबादी बढ़ रही है, आपको याद है, बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, भारत का उद्योग बढ़ रहा है, भारत की कृषि बढ़ रही है, उन्होंने कहा भाई लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं 1450 और 1123, 1450 1123। भाई ये तो कमी पड़ गई कि नहीं? देश कहां को जा रहा है बेटा? अमरेंद्र इसको बार बार मत टाइप करते रहिए, मैंने आपका जवाब दिया है प्रश्न का, ये प्रश्न से समझ में नहीं आता एक लाइन अगर ले लोगे तो। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो वहां पर एक लाइन का आगे पीछे संदर्भ होगा कि नहीं होगा? ये सुनो जल्दी से बताइए भाई साहब, ये तो हालत टाइट होने वाली है। तो कल से पानी बचा के रखोगे नहीं? बच्चों के रखोगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी। आपको बताया था ऊर्जा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, अब बता रहा हूं वाटर सिक्योरिटी। भारत की वाटर सिक्योरिटी खतरे में है, भारत की वाटर सिक्योरिटी खतरे में। ये तो सीडब्ल्यूसी ने 2050 के हिसाब से लगाया और मैं बता रहा हूं बैटिंग इतनी बढ़िया कर रहे हैं, मुझे तो इससे भी ज्यादा लग रहा है। तो शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी? शॉर्टेज हो जाएगी। कितनी? 327 बीसीएम कहां से लाएंगे? 327 बीसीएम कहां से लाएंगे? आंकड़ों से बता रहा हूं कि भारत में शॉर्टेज हो जाएगी। 1450 चाहिए, उपलब्ध इतना, ये बढ़ नहीं सकता, ये तो प्रकृति दे रही भाई। अगर इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 327। फिर से पूछना चाहता हूं 327 अब आएगा कैसे? आकाश कह रहा है सर सेव वाटर सेव लाइफ, बहुत अच्छी बात है आकाश, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें क्या आपके मन में विचार आता है सर नदियां जोड़ने, नदी जोड़े या नहीं जोड़े? मैं बार बार कह रहा हूं कि नदी जोड़ने पर आपको घुमा के ले आता हूं। सौम्य कह रही सर क्या हम समुद्र का पानी नहीं यूज कर सकते? सौम्य मैं बताना चाहता हूं, समुद्र के पानी से, खारे पानी से मीठा पानी बनाने में इतनी ऊर्जा का क्षय होता है कि वो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता, वरना तो दुनिया में पानी की बेटा कमी नहीं होती। आप सोच के देखिए, तो जल संचय करना पड़ेगा। एक विकल्प आपके पास है, जहां पानी गिर रहा है जल का संचय करो, और दूसरा विकल्प है नदियों को जोड़ो। आज मैं आपके पास फैक्ट के साथ आया हूं, कौन सा ज्यादा व्यवहारिक है, पानी वर्षा जल का संचयन या फिर नदी जोड़? बहुत से लोग नदी जोड़, मैं आपके पास डेटा लेकर आया हूं। अगर नदियों को जोड़ा गया तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा? 200। जल्दी से बताइए कि नदी जोड़ने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको डेटा के साथ लेकर आया हूं, 327 का शॉर्टेज पड़ने वाला है, नदी जोड़ने से सीडब्ल्यूसी कहता है 200 बीसीएम की उपलब्धि हो जाएगी। क्या शॉर्टफॉल हो जाएगा? नदियों को जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इस संदर्भ में आज आपके पास प्रश्न लेकर आया हूं कि पहली बात, भारत के जलीय संसाधन आपको पता चल चुके हैं, ये क्षेत्रीय रूप से और समय के साथ ही बदलते रहते हैं। हमारे पास शॉर्टेज पड़ने वाली है। शॉर्टेज का एक रास्ता, बहुत से लोग मानते हैं नदियों को जोड़ना चाहिए, लेकिन नदी जोड़ भी देंगे तो बच्चों 327 नहीं आएगा। अब नदी जोड़ने पर थोड़ा सा आपके लिए विचार लेकर आया हूं। ये नदी जोड़ने की बात है, तो सभी लोग बहुत मजेदार चीज है मेरे पास, ये नदियां हैं
नदियों को दो ग्रुप में बांटा गया। इसको हिमालयी नदियां कहा गया। इसको क्या कहा गया? हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां कौन सी हैं? ये आ गई हमारी, ये जितनी भी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है? गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हम क्या चाहते हैं? ये ब्रह्मपुत्र का पानी ऐसे हम लाएंगे, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई तो ब्रह्मपुत्र में बेचारा वो जो राइनो है ना, गैंडा जिसे कहते हैं, वो बेचारा डूब रहा है, हर बार डूबता है। असम वाले भी बेचारे डूब रहे होते हैं, साथ-साथ में गैंडे के साथ तैर रहे होते हैं। हमें चिंता मत करो, हम तुम्हारा पानी यहाँ से स्थानांतरित कर, यहाँ से लाएंगे। फिर क्या करेंगे? ओहो ये बनाए, ये ऐसे, ये मोड़ा, फिर कहाँ ले गए? घाघरा, गोमती, गंडक में डाल दिया, बहुत सुंदर, एकदम बाउंड्री पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आ गए। ये गंगा से शारदा, बहुत सुंदर, लगभग बाउंड्री पर। और ये राजस्थान की तरफ गेंद निकल चुकी है। ये आ गई राजस्थान, सूखा राजस्थान, लूनी में जहाँ पानी नहीं, अब पानी, लूनी के लोग मजे में नहा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट कर रहे हैं, और गुजरात में पानी पहुंच गया। मैगी तैयार, 2 मिनट में मैगी बन के तैयार है। अपने मनपसंद टमाटर, मटर सब डाल। सर ढाल तो है नहीं। अरे ढाल नहीं है तो क्या हो गया? पंप लगाऊंगा। सर पंप कैसे लगाएं? अभी बताया ना, बेंगलोर में लगाया मैंने पंप, वही बेंगलोर वाला उखाड़ के लाऊंगा। सर पैसा नहीं है आपके पास? अरे वो अब तो सरकार में आ गया ना, क्या नाम है, रेड्डी भाई का, रेड्डी भाई से कहूंगा पंप के पैसे दे दो और तुमको इसमें डबल बनाने का मौका मिलेगा। क्या टेंशन है? कितना बढ़िया, जुड़ी के नहीं मैंने आपके सामने, ऐसे लाइन खींचनी है यहाँ से, और यहाँ पे देखो ये मुस्कुराता हुआ गेंडा। अब ये नहीं तैरेगा हमारा मुस्कुराता हुआ गेंडा। मुझे गेंडे का मुस्कुराना नहीं पता चला कैसे मुस्कुराता हुआ गेंडा, बट मान के चलो। तो ये लोग जो बात में कहते हैं नदी जोड़ना, ये मैंने आपको दिखाया नदी जोड़ना कितना बढ़िया। ऐसे लिया ये सब पेंसिल थोड़ा दाएं घुमा, थोड़ा बाएं घुमा, बस 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 ये उठाते हुए ले गए। नदी जोड़ो परियोजना, और मिलेगा कितना माल? 200 BCM। शॉर्टेज कितनी है? 327। और एक और बात बताऊं, अगर ये हो गया एक बार तो ये पलट नहीं सकता। किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो पुरुष नहीं स्त्री होना चाहिए था, या किसी स्त्री को लगता है स्त्री नहीं पुरुष होना चाहिए था, और वो सोचे कि मैं अपना लिंग परिवर्तन करवा लूं, आजकल मेडिकल साइंस में वो भी संभव है। भाई हो तो गया, वापस नहीं हो रहा है, बार बार नहीं बदला जाता है। बताओ करना है कि नहीं करना है? करना है भाई, तकनीक है। पहली बात, पैसा है, कैपिटल है या नहीं है? उसके बाद बदलेगा नहीं वापस। एक बार हो गया विवाद तो तलाक नहीं हो सकता, नो रिटर्न है। रिस्क लेना है कि नहीं लेना है? रिस्क लेना है कि नहीं लेना है? और सुनो, जब ये हो जाएगा तो अब की बार अखंड भारत, ये पानी यहाँ भी लाएंगे। ये लो भैया गोदावरी तुम ले लो, हे कृष्णा तुम भी लो, हे कौन पहने रे कावेरी पे काहे होते ले, और ले लो, और किसी को चाहिए वही गई, ए लो। तुम लोग क्या बेचारे वर्षा ऋतु, तुमको सीधा हिमालय से कल बहते ठंडे ग्लेशियर का पानी डालेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। तो पूरे के पूरे भारत में एक देश एक पानी हो जाएगा। एक देश एक पानी, एक देश एक मोटर, सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे हम लोग, सारे रंगे सियार एक जैसे। मैं एकदम रेड्डी बंधु जैसा दिखने लगूंगा, फिट आउट हो जाएगा। रेड्डी बंधु चुनाव में खड़ा होगा, मैं खड़ा होगा, हम दोनों सत्य की पानी हमने बढ़िया किया। उसके बाद ऐसा नहीं है तुम लोग सोचो मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूं, ना। ये देखो कहीं पर भी जहां जोड़ लगाना होता है वैसे करते हैं। ये लाइन खींच दी, ये कृष्णा से पेन्नार जोड़ दिया, ओ देखो कितना सुंदर लगा है। ये ली वैगई से जोड़ी कावेरी, वाह अति उत्तम। पल्ला, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, वाह पुरुष नहीं महापुरुष है। कैसे बना देते हैं लाइन नहीं? और सोचो पठार में तो कौन सा चट्टाने हैं? पठार में तो नदी इतने करोड़ों वर्षों से अपना रास्ता नहीं मोड़ पाई, क्योंकि आर्कियन युग की चट्टाने, दे आर ग्रेनाइट एंड नीस। वन कंट्री वन वाटर। टोटी कोई भी खोलो पानी हिमालय का ही आएगा। टोटी कहीं भी खोलो, ओपन द टैप एनीवेयर, द वाटर विल कम फ्रॉम हिमालय विद ऑल द ब्लेसिंग्स। सीधा मोक्ष। उसके बाद सीधा मोक्ष, एकदम सुन के कौन कर रहा है? लो अभी तो भारत का काल आया है, स्वर्णिम काल। और ऐसा होगा कि हम यहाँ भी पंप लगा देंगे। एक काम करें, ये चाइना का भी खींच लेंगे, नेपाल का भी खींच लेंगे, भूटान का भी खींच लेंगे, पाकिस्तान तो डर के मारे नदियां पलट जाएंगी। अब तो हमारा युग है यार, बताओ हमारे साथ इतना न्याय हुआ, तब देखो नदियां सारी जुड़ गई, एकदम जुड़ गई। वन नेशन वन वाटर, टोटी कोई भी खोलो आएगा हिमालय जल एकदम। कहां से? सीधा गुफा वाले बाबा भेज देंगे उसको, टेंशन नहीं है। चल आप तो रिवर लिंकिंग का मजाक उड़ा रहे हो भाई। एक बात बताओ, अपनी प्रकृति हमको पानी दे रही है, इतना बड़ा वरदान दे रही है, हम आलसी लोग उस पानी का संचय ना करके अपनी सदैव नदियों के साथ अत्याचार करने वाले। और जो आपको दिखा रहा हूं, मतलब आपको लगता है कि सचिन सर टेक्निक के खिलाफ है, ना भाई, तुम बदल दो ये पानी। सब इकोसिस्टम पारितंत्र एकदम अलग है। जिन लोगों ने एनवायरमेंट की क्लास करी, अभिषेक सर ने बताया कि नहीं, वो जो भी आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीशीज, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा भाई। बदल जाएगा कि नहीं? जब नदी में जल नहीं आएगा बेटा, हिमालय से सीधा चरणामृत ही आएगा। सबकी टोटी में चरणामृत एकदम, और बीच में फ्लेवर के लिए बाबा का चूर्ण मिला दिया जाएगा। मजे से पियो, मजे से उठते रहो। फ्लाइंग इंडिया। चलिए ज्योग्राफिकली ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये भारत का जो लैंडस्केप है उसे ही बदल देगा। सूखे क्षेत्रों में पानी हो जाएगा और गीले क्षेत्रों को सूखने में मदद करेगा। हम अपने ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर दोनों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अरे भैया कर तो सकते हैं, लेकिन जहां पानी जाएगा वहां अपरदन बढ़ जाएगा, वहां की जलवायु बदल सकता है कि नहीं? वहां का जलवायु बदल जाएगा, और बहुत बड़े बांध लाओगे ना भैया तो भूकंप भी आ सकता है। चलिए पानी लाएंगे कैसे? जगह बांध बना देंगे, जगह बांध बनाएंगे। टेंडर कौन लेगा बांध बनाने का? आपको पता है। टेंडर कौन लेगा बांध बनाने का? आपको पता है। वही बांध बनाएगा, उसमें बहुत कमाएगा, उसके बाद बांध हिल जाएगा और पृथ्वी भी आएगा, भूकंप भी आएगा। ये जैसे ही आप नदियां जोड़ोगे, नदियां कहेंगी बेटा पाप का घड़ा भर गया, अब आ गया है तुम्हें पुण्य के लिए, सीधा ऊपर बिल्कुल ले जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? ये सारा का सारा नाटक तो केवल सतही जल के लिए हो रहा है, सतही जल के लिए। भूजल तो सूख गया, उसका क्या? नॉट इफेक्टिव। भूजल के लिए तो ये परियोजना ही नहीं है। और आपको हैरानी होगी, 85% पानी शहरों में, भारत के शहरों में भूजल से आ रहा है। आपके शहर में भी मोटर लगी हुई है कि नहीं? पंप दबाओ पानी आता है, सतही जल तो आ ही नहीं रहा। सतही जल तो हमारा बहता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपने बना दी नहर में गा दोगे, कनाल्स में सिल्ट हो जाएगी, फिर क्या करोगे? एक तो सिल्ट हो जाएगी, फिर उससे क्या होगा? बाढ़ आएगी, नई जगह पे बाढ़ आएगी। जब आपदा आती है तो सरकारें क्या करती हैं? जब आपदा आती है लोग त्राहिमाम करते हैं, भाई आपदा आ गई। ज्यादा त्राहिमाम करोगे तो बोलेंगे भैया इतना आंदोलन काय कर रहे हो? जब मौत लिखी है तो आई है, वरना चुप हो जाती सरकार, जवाब ही नहीं देती, आप घूमते रहो। अरे भाई आपदा आ गई। हाँ कर रहे हैं, हो रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है। कहाँ हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तुम यहाँ एक बार नहीं देख सकते। थोड़ा तैरना सीख लो, पानी है, कमी थोड़ी पड़ रही है देश में। बाढ़ तो आई है, कमी थोड़ी पड़ रही है, टेंशन नहीं। बाढ़ भी आएगी भाई, बाढ़ आएंगे, भूजल नहीं होगा तो सूखा भी पड़ेगा कि नहीं?
मतलब ऐसा हुआ है कि यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करने के चक्कर में पीएचडी कर रहा है। तो क्या यूपीएससी की तैयारी हो रही है, पीएचडी हो रही है? और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। कृषि में, कृषि के लिए पानी ही पानी होगा ड्राई एरिया में, अच्छी बात है, लोगों को पानी मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन लेकिन अगर ज्यादा पानी होता है तो उससे जल भराव भी होता है, और हमने देखा है सूखे क्षेत्रों में अति सिंचाई से नुकसान होता है। सूखे क्षेत्रों में अति सिंचाई से नुकसान हो जाता है। तो राजस्थान में, हरियाणा में ज्यादा पानी डालने से सतह पे नमक आ गए, लवणीकरण हो गया, चुनौती है कि नहीं? अच्छा, उद्योग के लिए पानी ही पानी होगा, उद्योग के लिए पानी ही पानी होगा। कोका कोला जितनी बनानी बनाओ, अरे हमारा उद्योग इतने सारे जहर और पेस्टिसाइड पानी में डाल रहा है, इंडस्ट्री का पोल्यूशन भी तो बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ा सकता है। तो हर एक चीज का आगे मत समझिए मैं नकारात्मक दे रहा हूं, तो सकारात्मक भी दे रहा हूं। क्या है सकारात्मक? सकारात्मक ये कहता है कि शुष्क एरिया में पानी मिलेगा, नकारात्मक ये कहता है कि भाई अति सिंचाई अच्छी बात नहीं है। ये तो आपको देखना है कि आप क्या करने को भैया। ये कहता पानी पानी होगा उद्योग के लिए, ये कहता पानी पानी, ये कहता भाई उद्योग से ज्यादा पानी होगा तो पानी बहाते हैं, पानी पे तो कोई वो देखते नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। अच्छा, इन्वायरमेंट पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारा क्या होगा, जल विद्युत। आपको पता है जल विद्युत क्या है? नवीकरणीय है, नवीकरणीय। सुनो भाई, अगर आप बांध बनाओगे तो जंगल कटेंगे कि नहीं कटेंगे? क्या आपने अभी सुना, क्या आपने सुना बेतवा और केन नदी को जोड़ने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व गॉट सबमर्ज्ड, टाइगर का क्षेत्र भी तो जाएगा। आप तो कह रहे हो मैं वहां पर बांध बनाऊंगा, भाई उसके पीछे हमारी भूमि जाएगी, और जो पानी बढ़ेगा उससे किसी ने दलदल कहा था, बेटा यहाँ दलदल बनेगा। और सोचो यार, केवल जानवरों की नहीं, जितने भी जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जिनका कोई नेता माई बात नहीं है, उनकी कोई सुनेगा क्या? उनकी कोई सुनेगा? ये सब पे इसलिए जल विद्युत ही जल विद्युत है। और नदी में खूब सारा पानी होगा तो हम क्या करेंगे, नदी से जो है, अब नदी से सारे शहर में हम चलेंगे। कौन सी नदी आपको पूरे शहर में ले जा रही है, जल्दी बताओ। आपको तो फिर भी चाहिए होगा। इकोसिस्टम पे बहुत सारे असर पड़ेंगे, सब कुछ पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया, तो उसके इलाज के लिए मैं एक दिन उपवास रख लूं, मैं कुछ अपने खाने पीने का ध्यान रख लूं, एक तो वो तरीका है। दूसरा है पेट का ऑपरेशन करा लूं, जब पेट में थोड़ी गैस हो उसमें कटवा के गुब्बारे की तरह उसको पुश करवा लिया करूं, कैंची डलवा लिया करूं। कौन सा